या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग संज्ञा प्रकरण को देख लिए, ठीक है ना? सब लोगों को समझ में आ गया ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है उसमें? कोई भी कभी भी पाठ लगाते समय, विचार करते समय यदि प्रश्न हो, आवृत्ति करते समय प्रश्न हो तो अपने उसमें लेख लिया करिए, है ना? और जब भी मिले पाठ के आरंभ में आप लोग पूछ लिया करिए कि ये प्रश्न यहाँ पर ये उठा था, इसका हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो तुरंत बता देंगे, है कि नहीं है? कभी भी उठ सकता है, जरूरी नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो अब नहीं उठेगा। अरे अभी तो प्रश्न उठना ही बाकी है ना? अभी जब प्रश्न उठेगा एक समय ऐसा आएगा रात को नींद तक नहीं आए, इस स्थिति में आएंगे, है कि नहीं? अभी जैसे जैसे पंच संधि खत्म होगी तो इतना छटपटाहट होगी कि मुश्किल हो जाएगा, इतने प्रश्न आने वाले हैं, है कि नहीं? अपने आप आए, कोई कह लेगा नहीं, अपने आप दिमाग में पंच संधि खत्म होते होते देखिए आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हो। और ऐसे ऐसे प्रश्न सताएंगे, ऐसा होता है, अनुभव में आएगा आपको। रात को नींद नहीं आती, विचार आता रहता है कि अरे इसका क्या होगा समाधान, फिर पूछना पड़ता है। हमको भी आज की तारीख में रात को कभी कभी 10 बजे हम गुरु जी को फोन करके पूछते हैं, गुरु जी ऐसा ऐसा है। आप लोग किसी को फोन नहीं करना है हमको ये वाली सुविधा दे अभी नहीं दे रहे हैं ना, वो समय आएगा उचित तब देंगे। अभी से सर नहीं खाना, पता चला दिन भर फोन ही चल रहा है ना? हमको एक तो यूट्यूब वाला फोन भी बहुत सर दर्द करता है, दिन में कभी भी कर देते हैं लोग कि अरे आपको सूत्र वो पाठ में पढ़ा है उसमें ये प्रश्न, तो अरे उसको रास्ते कभी कभी रोड पे उतर देते, कभी कभी कहीं पर रास्ते में खड़े तो रिक्शा फिर बाद में लेते हैं, पहले वो फोन में लग जाते हैं, आधा घंटा ले जाते भाई। अब क्या समझते, रोड पे कोई कहीं अभी एक बार यहाँ कल पर थोड़े दिन पहले ही तो कौन कोई पुस्तक में वहीं फोन आया, आधे घंटे वहीं वो आनंद अस्पताल के गेट पे खड़े रहे, आधे घंटे तक चला। उसका कुछ प्रश्न था, वो पढ़ा होगा कहीं कुछ सूत्र का, इसमें तो फोन कर दिया, तो उसमें 1-2 वीडियो नंबर दिए, फिर तो हम बंद कर दिए, नंबर डालना ही बंद कर दिए। लेकिन 1-2 नंबर में वो वीडियो में वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहीं पा लेते हैं, तो खट से लगा दिया फोन। ये पूछेंगे भी नहीं कि भाई आप वहाँ काम में हैं कि आपको कोई वो है कि अव्यवस्था है तो बाद में घर, कुछ नहीं। अरे गुरु जी वो एक आप पढ़ा रहे थे उसमें एक प्रश्न है समझ में नहीं आ रहा, तो कहो भैया बताओ क्या प्रश्न रहेगा, तुमको बताओ तो अभी तो पूछे। फिर जब आज खत्म हो जाए तो गुरु कहता है सॉरी गुरु जी आपको डिस्टर्ब किया, अरे पहले बोलो तब हम बताएंगे आपको, है ना? तो ऐसा होता है। अब फिर काफी लोगों को फिर फोन भी नहीं उठा पाते हैं, बहुत लोग ऐसे मिस कॉल पड़े रहते हैं, क्या करें? इसलिए हमारा अभी क्या हो गया, अननोन नंबर जितने होते हैं उठाते ही नहीं कभी, है कि नहीं? अननोन नंबर उठाते ही नहीं, क्योंकि अननोन नंबर को पता है कहाँ से आया होगा, कहीं से आया हो। या मैसेज करो, ये कहते हैं सबको, मैसेज करके पूछो, हमको जैसे ही उचित समय मिलेगा हम उत्तर दे देंगे, ठीक है ना? इसलिए इसमें बता रहे ताकि लोग इससे समझ ले कि भाई ऐसे पूछा है। फोन कर करके पूछे कितने का बताओ, दिन भर हम मतलब फोन में ही लगे, कान दर्द कर जाएगा हमारा तो, है? तो ऐसा वाला, तो ऐसा समय आता है, कहने का तात्पर्य कि रात के समय भी मतलब ये होता है कि भाई फोन कर दो, गुरु जी ये वाली लाइन थोड़ी समझ नहीं आ रही, बता दे तो बता दे, रात को 10 बजे इससे बहुत फिर बाद में देरी हो जाए फिर नहीं करते हैं, फिर सुबह आराम से गुरु जी के पास चले जाएंगे कि भाई ये चीज़ ऐसा है ना? तो ऐसा होता है, कभी कोई प्रश्न बहुत आ जाए, फिर अभी प्रश्न को आना बाकी, आप लोगों को भी आएंगे, तो ये स्थिति आएगी। कभी कभी रात को सोच रहे हैं, कभी कभी हमको याद है एक दिन रात को हम 1 बजे उठ के बस सोच रहे थे उसका सूत्र कैसे होगा कैसे उसका वो कटेगा। रात को 1 बजे बैठ के नींद खुल गई, 12 बजे जल्दी सो जाते हैं, कभी कभी 8 बजे ही सो जाते हैं, 12 बजे तक नींद खुल गई, तो 12 बजे उठ के सोच रहे हैं उस सूत्र का अर्थ, तो ऐसा किया, वैसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए। या तो न्याय के पाठ का रहेगा प्रश्न, तो उसका विचार कभी कभी चलते हैं, तो 2 से 3, 3 से 4 फिर सो जाते हैं, 2 से 3 विचार किया,
लग गया, क्योंकि 2 से 3 में भगवती रहती है उपस्थित, है ना, आकाश मार्ग में उसको वो चलता है, तो वो प्रेरणा कुछ कर देती कि भाई नहीं ऐसा 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 उसका उत्तर होना चाहिए, है ना। वो ग्रंथों का ही वो आशीर्वाद है, कृपा है, ग्रंथ ही देते हैं ये। वो आप 1 घंटे एक पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे, जो पंक्ति समझ में नहीं आती, देखिए वो पंक्ति चिल्लाएगी, चिल्ला कर कहेगी कि मेरा अर्थ ये है बाबू, घबराओ मत, मेरा अर्थ नहीं बताऊँ, तो पंक्ति चिल्लाती है कि नहीं। तो फिर 1-2 घंटे विचार के फिर सो गए, फिर आराम से फिर 7 बजे उठे। तो यदि ऐसा हुआ बीच में उठे, वरना जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है, प्रश्न जब आ जाता है तो कभी भी आएगा ना, उसके लिए टाइम थोड़ी होता है, कभी कोई विचार चल गया, है ना। तो यही सब शास्त्र हैं, इसी को विचार करते रहना चाहिए। दिमाग जो है आपका स्फीत बनता है, आप किसी भी चीज में विचार करेंगे, चाहे लौकिक विषय क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरा विषय क्यों ना हो, आप किसी भी चीज में विचार करेंगे ना, एकदम स्फीत विचार करेंगे, है कि नहीं, अकाट्य विचार करेंगे, जिसको कोई काट नहीं सकता, है कि नहीं। तो ये शास्त्र की बदौलत आता है, आप लोग अनुभव करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन कल हमको बहुत खुशी हुई, आप लोग सब संस्कृत में व्याख्यान दिए, इसी तरह प्रयास करना है बोलने के लिए, है ना। हालांकि त्रुटियां बहुत सारी हो रही थी, बाबू तुमने बोले थे, अगली बार से जब कभी भी हो तो ऐसा बोलने का प्रयास करना, है ना। त्रुटियां काफी सारी थी, लेकिन फिर भी आपका प्रयास जो था वो श्लाघनीय था, और ऐसे ही धीरे धीरे बोलते बोलते ही आता है कि नहीं, आरंभ कर दिए। अब आप कह तो सकते हैं ना, हमने संस्कृत में कोई आपको लिखा है क्या, कोई आपको बुलवा है क्या, कोई कुछ करा है, अपने आप सब किए। देखो यही तो चाहिए लोगों को, ये नहीं आता लिख के यदि किसी को दे दे तो आप 5-10 घंटा वो मतलब 5-5 घंटा 1-1 घंटा बोल जाए आदमी रट के, लेकिन क्या मतलब उसका, रटा तो रटा ना, आप तो पोपट ही रहे, हमको पोपट नहीं बनना है, हमको तो वेत्ता बनना है कि नहीं, रट के नहीं बोलना, ऐसा रट्टू पोपट नहीं बनना, हमको तो तातू बोलना है ना। चलिए इसको बंद करो, अब चालू करने दो, बंद करो इसको, नहीं वो लोग बंद नहीं होंगे, हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। हाँ कब हुआ, चलिए अब चलते हैं प्रकृत में, प्रकृतम अनुसरामः। तो क्या आया, अथ अच संधि, क्या गया, अथ अच संधि, तोड़ दे रहे, ठीक है ना बाबू, अथाच संधि लिखा ना, अथ अच संधि, ऐसे अलग अलग कर दो, अथ अच संधि। अब अच संधि का प्रारंभ किया जा रहा है, आया कि नहीं आया बाबू। ये यहाँ से संधि प्रकरण वैसे देखें तो चालू होता है। हमारे यहाँ व्याकरण शास्त्र में 5 प्रकार की संधियां बताई, कितनी, 5, इसलिए पंच संधि नाम से विख्यात है पूरा पूरा वो, क्या, पंच संधि मतलब 5 संधि, 5 प्रकार की संधियां है। क्या क्या है, तो सबसे पहला तो आपके सामने नाम पड़ा अच संधि ही, नंबर 1 का है क्या, अच संधि। उसके बाद अल संधि ही, चलो आप ही के अनुसार चले। उसके बाद नंबर 2 की है, देखो उसमें आपके लघु सीजन में देखो, अल संधि ही, यही है ना, अथ अल संधि ही। दूसरे नंबर में कह रहे हैं, हाँ तो उसको देखो तो 2 हो गए। फिर तीसरी आई है अथ विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, 3 संधियां हो गई। चलो आगे, संधि खत्म। फिर इसमें 3 ही संधियां बताई, वो तो दूसरा हो गया, अथ अजंत पुल्लिंग, वो तो दूसरा चल गया। लघु सिद्धांत में तो 3 ही संधियां बताई, ठीक है ना। तो लेकिन जो भी सूत्र थे पंच संधि के आवश्यक वो सब इसमें सब में डाल दिए गए हैं। तो चलो लघु सिद्धांत में 3 ही संधि है, लेकिन 3 संधि जहां खत्म हो रही है उस पृष्ठ में देखो क्या लिखा है, क्या लिखा चुटू, इति पंच संधि प्रकरण बता रहे आप। 3 संधि, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, और वो तीनों संधि बता करके लिख रहे थी पंच संधि प्रकरण। पंच संधि प्रकरण खत्म हो गए, वाह रे भाई, बड़ी विचित्र बात है, क्या खेल खेल रहे हैं आप, हैं। इति त्रिसंधि प्रकरण हम कहना चाहिए ना, पंच संधि प्रकरण क्या, लेकिन वो पंच संधि के जितने भी सूत्र, आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे ना, इसके बाद का ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी, विशद ग्रंथ है, तो उसका ही ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। वो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी एक ग्रंथ है, वरदराजाचार्य का नहीं है, किसी दूसरे का, पट्टोजी दीक्षित का, उनकी कथा की किस्सा कहानी बताए थे ना, उनका है वो ग्रंथ। इन्होंने उसी ग्रंथ से सार रूप जो सूत्र चाहिए थे अत्यंत आवश्यक वो सब ले लिए और लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु छोटी सिद्धांत कौमुदी बना दी,
है कि नहीं? उनकी थी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उसमें सारे के सारे सिद्धांतों की प्रकाशिका वो थी। इन्होंने जो आवश्यक थे उसमें से 1200 जितने करीबन सूत्र लेकर के एक छोटा सा ग्रंथ बना दिया, ताकि इसको पढ़ के भी लोगों का काम बन सके। आया कि? तो वो जो सिद्धांत कौमुदी है इसके ऊपर का ग्रंथ पटोई दीक्षित का, उस सिद्धांत कौमुदी में आप देखेंगे ना, वहाँ 5 संधियों का बताया गया है। अथ संधि, फिर उसके बाद कोई संधि, फिर हल संधि, उसके बाद कोई संधि, फिर विसर्ग संधि, ऐसा करके 5 संधियां बताई। अब आप कहेंगे उसके बाद कौन संधियां है? वो 2 जिसका नाम यहाँ नहीं है। तो उन 2 संधियों के जो आवश्यक सूत्र वो इसमें ले ही लिए है बाबू, तो कोई छोड़ा नहीं है। ये नहीं है कि आपको 2 संधि से वंचित रखेंगे। उनमें जो आवश्यक सूत्र थे वो जहां जहां फिट होते थे जो संधि में, वो कर ही दिए, है कि नहीं है? इससे आपका कुछ शेष नहीं रहेगा। तो पंच संधि की चर्चा तो उन्होंने कर ही दी ना, वो 5 संधि के सूत्र तो आ ही गए ना, उन्होंने 3 में फिट कर दिए, लेकिन आए तो इसलिए अंतिम में लिख दी इति पंच संधि प्रकरण। आया कि नहीं आया? पहले विभाग 3 रखा, लेकिन लिख दिए इति पंच संधि प्रकरण। तो अब आप लोग कल जाएंगे तो सिद्धांत कौमुदी खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि 5 संधियां कौन कौन सी है, और आकर के हमको बताएंगे। बाबू हम है भूल गए, है कि नहीं, कौन कौन संधियां है? आप लोग कल आकर के याद दिलाइएगा कि कौन सी संधि आया कि नहीं आया, देख करके आइएगा और पूछेंगे किसी को भी, ठीक है ना, कि कौन 5 संधियां है, आया कि नहीं? उसमें से कौन सी 2 यहाँ पर नहीं है और कौन सी 3 है। 3 कौन सी है तो आप जान ही रहे, अच संधि है, हल संधि है और विसर्ग संधि है। आया कि नहीं आया? ये 3 तो है, 2 कौन सी नहीं है यही बतानी। तो उसमें नाम दिए होंगे, आप लोग सिद्धांत कौमुदी खोल करके देख लेंगे, सिद्धांत कौमुदी मिल जाएगी। अपने आप प्रयास करिएगा जहाँ से मिले, है ना। ये मत कहिएगा अरे हमारे पास नहीं थे, हम जान रहे आपके पास नहीं है, लेकिन जहाँ से मिले वहाँ देख करके आइए। आपके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, आप खोलिए, देखिए, निकालिए पुस्तकें और रखिए, है कि नहीं? क्या ये सब सड़ाने के लिए थोड़ी रखा है? अरे खुलवाइए कह करके कि इसमें सिद्धांत कौमुदी निकालिए हमारे लिए, हमारे पास पढ़ा रहेगा ग्रंथ, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी रहे तो सही हमारे पास वो ग्रंथ, नहीं तो फिर तो इसलिए वो निकालिए। और आप लोगों के पास भी मिल ही जाएंगी तो ले ही लेंगे, नहीं होगी तो, लेकिन रखा करिए बाबू, है ना। उसी का ये छोटा स्वरूप है लघु सिद्धांत कौमुदी है, वो सिद्धांत कौमुदी है बड़ी वाली। आया कि नहीं आया? उसमें 4 अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र है ना, अष्टाध्यायी में कितने सूत्र है? लगभग 4000 सूत्र। वो चारों के 4000 सूत्र उसमें व्याख्या किए। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में 4000 सूत्र नहीं है, करीबन कितने हैं? 1200। तो देखो, लेकिन अत्यंत आवश्यक थे, सब ले लिए, इसलिए केवल ये एक ग्रंथ को पढ़ के लोगों का काम चल जाएगा। आया कि नहीं आया? लेकिन विशेष रूप से विचार करना हो तो उस ग्रंथ को भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ चल रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, जिसमें अगला प्रकरण आया क्या? अथ अचसंधि। आया कि नहीं आया? अथ अचसंधि, अथ अचसंधि यहाँ से चालू हुआ, ठीक है ना बाबू? अब थोड़ा 1 मिनट रुको, खड़े हो जाते हैं। इसमें चौक निकाल के रखा करो बाबू, 2-3। चलिए अब इसको चला जाए, ठीक है ना। बिल्कुल जहां से जिसको ना समझ में आए वो पूछ लेगा बाबू, है ना। बिल्कुल संदेह, कोई जगह एक भी चीज में संदेह नहीं रहना चाहिए। अब संधि में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, है कि नहीं? एक महत्वपूर्ण प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपका वो सारा का सारा संस्कृत जगत की संधियां खुलने वाली है आपके लिए, है ना। इसको पढ़ने के बाद स्फीत हो जाएगा पूरा, कहाँ विसर्ग रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, क्या होगा, ये सब संधि में यही तो सब विचार किया जाएगा। कहाँ आप देखते हैं कहीं ई का ओ हो जाता है, इसका ओ हो जाता है, कहीं क्या रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी विसर्ग सुनाई देता है, कभी र सुनाई देता है, क्या क्या होता है। ये सब पंच संधि पढ़ने में सब खत्म, क्लियर हो जाएगा एकदम, है कि नहीं। तो वही है। चलिए कौन आया? अथ संधि। उसमें बाबू देखो तो वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, हम सब कमरा ये सब बंद करके बैठे हैं तो बोर्ड दिखाई दे रहा है। एक बार खड़े होके देखो ना, इतना आलसी क्या होना, बिना हिलाए देख लो, बोर्ड दिखाई दे रहा है, अक्षर दिखाई दे रहा है, ठीक। चलो अथ अच संधि, ठीक है ना, कि अब अच संधि का प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है ना। संज्ञा प्रकरण के अनंतर अब अच संधि का प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक। अथ अच संधि। अब अच संधि मतलब क्या, थोड़ा इसी के ऊपर विचार कर लिया। जैसे संज्ञा प्रकरण मतलब क्या, तो हम देखे थे संज्ञा या प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम, ठीक है ना।
अथ वहां तो आया था संज्ञा प्रकरण, तो हम लोगों ने देखा षष्ठी तत्पुरुष समास है ना, संज्ञायाः प्रकरणम, संज्ञा प्रकरणम, कि संज्ञाओं का प्रकरणम। और बहुत सारी संज्ञाएं थे, एक वचन में न रखना हो, रमायाः की तरह वो बहुवचन कर दो, रमाणाम जैसे करते वैसे संज्ञा नाम प्रकरणम, संज्ञा प्रकरण वो है अंदर, क्योंकि बहुत सारी संज्ञाएं बताई, एक संज्ञा नहीं ना बताई, तो जो संज्ञाओं का प्रकरण है उसको कहते हैं संज्ञा प्रकरण। उसमें सब संज्ञाएं बताए थे ना, जितने सूत्र आए थे क्रम से केवल सूत्र देखो संज्ञा करने वाले ही थे ना, अलंत्यम यही चालू किया था, अष्टाध्यायी के अलंत्यम, इसके बाद लोप संज्ञा करने वाला, हलंत्यम था इत संज्ञा करने वाला, अदर्शनम लोप था लोप संज्ञा करने वाला, इसके बाद आया तस्य लोप, कौन संज्ञा कर रहा है? अच्छा संज्ञा नहीं कर रहा है। तो देखो एक संज्ञा प्रकरण में एक सूत्र ऐसा आ गया कि जो विधि सूत्र है, ये कहाँ काम किया? जब तस्य लोप, उसकी बात बता रहे बाबू एक सन का, ठीक है ना, बस उसके बाद हमको सीधा संधि में जाना है। तस्य लोप ये प्रश्न होना चाहिए, संज्ञा प्रकरण जब हमने बनाया उसमें संज्ञा ही होनी चाहिए, इसमें तो एक आ गया तस्य लोप भी आ गया, क्या आ गया? तस्य लोप। तो अब जो विधि सूत्र भी उसमें पड़ा हुआ है, तो कोई संज्ञा करता नहीं है, तो फिर आप इस प्रकरण का नाम कैसे वो दे सकते हैं? संज्ञा प्रकरण। कोई शंका कर दी है कि आप इस प्रकरण को संज्ञा प्रकरण कैसे कहें? अरे सबकी सब संज्ञाएं होती तब तो हम संज्ञा प्रकरण कहते हैं, सबकी सब संज्ञाएं होती तब तो हम संज्ञा प्रकरण कहते हैं, लेकिन सबकी सब संज्ञाएं नहीं ना, एक तो तस्य लोप विधि सूत्र पड़ा है, तो कैसे संज्ञा प्रकरण इसका नाम दी? चलो ये एक आया, इसके बाद और देखो कौन है? अदर्शन और आदिरंत्य न सहजा, संज्ञा सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आया ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है, उसके बाद उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है, फिर अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र है, फिर स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र है, फिर अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक, फिर सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है, फिर और उदित संज्ञा कर रहा है, कुचुटुतुकु संज्ञा कर रहा है, और इतनी संज्ञा कर रहा है, और र को छोड़ देना, इतनी संज्ञा करता है, आया कि नहीं? संज्ञा सूत्र है, फिर संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है, फिर संयुक्त संज्ञा करने वाला सूत्र है, फिर संज्ञा करने वाला सूत्र है, सप्त संज्ञा करने वाले सूत्र है। तो ठीक संज्ञा प्रकरण, लेकिन ये तस्य लोप भी उसमें डाले हुई हूँ, पहले तो इसको डाले क्यों संज्ञा प्रकरण में? पहला प्रश्न तो ये, और डाल दिए तो डाल दिए, चलो फिर संज्ञा प्रकरण नाम तो दे रहे, इसमें सब संज्ञा तो है नहीं, संज्ञा करने वाले सूत्र तो सब है नहीं, तो फिर दो प्रश्न है, तस्य लोप पहले तो डाले क्यों, संज्ञा प्रकरण में क्या जरूरत पड़ी, आपने डाल दिए। तो देखो बाबू लोप का कुछ प्रसंग बता, अदर्शनम लोप आया तो इत संज्ञा होती है, उसका लोप होता है, कुछ प्रसंग हमको आया था, प्रासंगिक कुछ प्रसंग विचार हम कर रहे थे, उसमें बीच में विचार आ गया तो करना पड़ा हमको। यदि नहीं बताते तस्य लोप तो आप जान पाते कि इत संज्ञा होकर के होगा क्या? जान पाते इत संज्ञा होकर के होगा क्या? नहीं जान पाते। यहाँ पर इत संज्ञा होकर कुछ प्रसंग वहां बताना था, अयुन ऋलिक में अण इत्यादि इत्यादि की इत संज्ञा हुई कि नहीं हुई? अब इसके बाद हो गया, तो इत संज्ञा होने के बाद वस्तुतः लोप होता है, ये बता करके उन्होंने साफ कर दिया। यहाँ अयुन ऋलिक में अण की इत संज्ञा हुई, लेकिन उसका लोप नहीं होगा, क्योंकि उसकी संज्ञा हमको करनी। यदि ये सब याद नहीं करते यहाँ पर, तो जब तस्य लोप आता, जब आगे बताते विधि सूत्रों में कहीं, तो फिर वहां तब आप कहते कि अरे फिर अयुन किरणों की संज्ञा क्यों नहीं, तब जाके दिमाग खराब करते है कि नहीं है? तो कुछ प्रसंग था जिसके कारण हमको तस्य लोप यहाँ पर कहना पड़ा, आया कि नहीं आया? अयुन ऋलिक में हमको प्रत्याहार जब बनाने की चर्चा चल रही थी, तो उस प्रत्याहार बनाने के प्रसंग में इसकी बात आ रही थी, तो हमने रख दिया, ठीक है ना? कुछ प्रासंगिक कारणों से हमने उसको रख दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन अब फिर संज्ञा प्रकरण नाम क्यों दे रहे हो? चलो आपको रखना पड़ा, रख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर संज्ञा प्रकरण इसको क्यों दे रहे हो नाम? कह सकते हैं संज्ञा प्रकरण इसको, जबकि एक विधि सूत्र इसमें पड़ा हुआ है। तो देखो बाबू एक नियम है, लिख लीजिएगा, बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति, बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति,
बाहुल्येन ल है बाबू, बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति। क्या इसका मतलब है? जैसे जैसे कोई गांव है जहां पर क्षत्रिय जो है 80% क्या है, क्षत्रिय लोग रह रहे हैं, 10% कोई और रह रहे हैं, 5% कोई और रह रहे हैं, 5% कोई और रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, ठीक है ना। 80% उस गांव में क्या है, क्षत्रिय लोग रह रहे हैं। तो वहां पर हम लोग क्या व्यवहार करते हैं बताओ? ये गांव किसका है तो क्या बोलते हैं? क्षत्रियों का जो गांव है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गांव तो क्षत्रियों का गांव है, वहां तो क्षत्रिय लोग रहते हैं। तो क्या वो बाकी सब मतलब नहीं रहते क्या? वो सब जिंदा मुर्दा थोड़ी पड़े, वो लोग भी तो बाकी 10% 5% कुछ रह रहे कि नहीं रह रहे? रहते कि नहीं रहते? जैसे पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान किनका देश है? एक बार पूछे तो सीधे से झटित उत्तर आता है मुसलमानों का देश है। वहां हिंदू नहीं रहते क्या? वहां अन्य कोई नहीं रहता है क्या? वहां पारसी वारसी नहीं रहते होंगे क्या? रहते हैं ना। क्यों भाई? कैसे घोषित कर दिया? बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति। बाहुल्येन बहुलता जिसकी होती है ना, उसके अनुसार व्यपदेशा मतलब व्यवहारः भवन्ति, ऐसे व्यवहार होता है। बाहुल्य को दो करके क्या होता है? व्यवहार होता है। आया कि नहीं आया? जैसे मान लीजिए आप सब कितने हैं, सब 11वीं वाले बच्चे हो, एक लड़का वो है कि जो शास्त्री वाला है, तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास सब 11वीं वाले बच्चे आते हैं। या तो कोई वहां से व्याख्यान करे, ये सब 11वीं वाले बच्चे पढ़ते, ऐसा कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? क्यों भाई? वो तो भी तो पढ़ रहा है। तो बाहुल्य न व्यपदे, जिसकी बहुलता होती है ना, बाहुल्य होता है ना, अधिकता होती है, उनके अनुसार व्यपदेशा मतलब व्यवहारा भवन्ति। तो वहां पाकिस्तान में संख्याकृत आप देख लीजिए, बाहुल्य किनका है? हिंदू का होगा वहां पर? नहीं होगा। मुसलमानों का होगा कि नहीं होगा? तो वे बाहुल्य है कि नहीं उनका? तो बहुलता होने के कारण, बाहुल्य होने के कारण व्यपदेश ऐसा, व्यवहार ऐसा होता है कि मुसलमानों का देश है। आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। यही बात है, बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति। उसी प्रकार यहाँ पर भी संज्ञा प्रकरण में आइए, बीच में तस्य लोगों आया विधि सूत्र, लेकिन उसके अलावा कितने संज्ञा सूत्र है? बाहुल्य है कि नहीं है? उसमें से केवल एक ही है। तो बाहुल्य में व्यपदेश होता है। तो पूरे प्रकरण को हमने उसी दृष्टि से हमने क्या नाम दे दिया? संज्ञा प्रकरण। आया कि नहीं आया? ये सब चीजें ध्यान रखो, है ना। लोग में सब अर्थ घटन करते हैं ना, यही सब काम पड़ता है इन सब का। बाहुल्य न व्यपदेशा भवन्ति, बाहुल्य से व्यपदेश होता है, व्यवहार होता है। आया कि नहीं आया? चलिए, ये नियम याद रहेगा ना? क्या चुटू हो गया नियम? बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति। व्यपदेशा को आधा लिखा है व्यपदेशा भवन्ति। तो ऐसा अंडरस्टैंड अब क्यों उच्चारण करते हो? संज्ञा प्रकरण खत्म होने आया, अभी अशुद्ध उच्चारण कर रहे हो, पागल। बोलो तुम। बाहुल्येन देख के बोलो। बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति। बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति। बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति। बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति। वपदेशा व्यपदेशा भवन्ति। हाँ, तुम्हारा जीवा में वो है। कल बैठे नहीं थे इधर? यहाँ बैठे थे? नहीं बैठा थे। बताओ। अनुवृत्ति पे ना? नहीं, अनुवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति। अनुवृत्ति तो सूत्र से लाई जाती है। तो फिर कल बैठना चाहिए था ना, करा देते हम ठीक। कल का दिन उत्तम था, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, तो भाग्य में रहता है तो तो ये कर दिया। अथ संधि, ठीक है ना कि भाई अब अच संधि का प्रारंभ करें। वो क्लियर हो गया ना? तसे लोग के आ जाना से उसके संज्ञा प्रकरण नाम देने में कोई हर्जा नहीं ना, कोई आपत्ति नहीं है। बाहुल्य न व्यपदेशा भवन्ति। क्या नियम हो गया बाबू? बाहुल्य। देखो ये भी गलत ही है, इसको भी अभी समझ में नहीं आ रहा। बाहुल्य न पूरा है ना बाबू, ये प्रांतिक दोष है, वो सब निकालना है बाबू। ये सब भी बहुत दिनों से कर रहे तब जाके निकला, तब भी आज कुछ कुछ बीच में बोल देते आधा पूरा, है कि नहीं? वैसा नहीं करना है बाबू। हिंदी का असर इसमें मत डालो, संस्कृत
है ना, क्या बोलोगे? बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति। हाँ यस, आराम से बोल। बाहुल्येन व्यपदेशा भवन्ति, जो पूरा जैसे लिखा वैसे ही बोलना है ना, और कुछ जबरदस्ती इसमें करने वाली बात नहीं है। हमको ये तो कहना नहीं ये वर्ण साइलेंट है इसको मत बोलो, ये सब होता तो आप कहते क्या तिकड़म है, इसको साइलेंट है इसको बोलो, यहाँ पर के को बोलो, नो बोलो, यहाँ नो बोलो, ये सब झंझट नहीं ना यहाँ। जैसा लिखा बिल्कुल वैसे ही बोलो, थोड़ा भी अब इधर उधर करेंगे कलर है कि नहीं। चलिए, तो अथ अच संधि, क्या अब अच संधि का प्रारंभ कर रहे है ना, संज्ञा प्रकरण हो गया हमारा। अच संधि मतलब क्या? अचाम संधि ही अच संधि ही, क्या? अचाम संधि अच संधि, अचो की संधि। अचाम अच अचो अचः, अचम अचो अचः, अचा अजभ्याम अजभिः, अचे अजभ्याम अजभ्यः, अचः अजभ्याम अजभ्यः, अचः अचो अचाम, दजताम, उसकी तरह आया कि नहीं आया? तो अचाम संधि ही कौन समास कर दिए चुटू बताओ? षष्ठी तत्पुरुष समास किए। अचाम संधि, अचो की संधि, अच की संधि हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, अचो की संधि बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसका आरंभ कर रहे हैं। तो अचाम संधि ही अच संधि ही, ये ध्यान रखा है ना बाबू, अचाम संधि ही अच संधि, षष्ठी तत्पुरुष हुआ है, अथ मतलब उसका आरंभ किया जा रहा है, ठीक है ना, उसका प्रारंभ किया जा रहा है। तो चलो कौन सूत्र आ रहा है सबसे पहले? इको यणचि, इको यणचि, यण अति, हम ऐसे तोड़ के लिख रहे हैं बाबू, सूत्र इको यणचि जैसे आपको लिखा वैसे ही बोलना है, ये केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। इको यणचि क्या है बाबू? इको यणचि, जैसे आपके उसमें लिखा वही सूत्र है, ये है इकह यण अचि। कितने पद है इसमें? तीन पद है बाबू। कितने पद है? तीन। अब तो साथ साथ समझ लिया, हम बना लिए तो अब आ ही रहा है कि अलग अलग है कि नहीं, वरना अभी छुट्टू दो ये क्या 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 करता सब, लेकिन तीन पद है बाबू, इकह यण अचि है कि नहीं, इको यण की सूत्र है। अब यहाँ पर देखना बाबू, अष्टाध्यायी की संख्या क्या है उसी क्रम से हमको विचार करना है, जो क्रम आपको बताए कि भाई ये चीज हमको देखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको अष्टाध्यायी में कहाँ पर पढ़ा है ये देखना है, क्या है कहाँ? छठवें अध्याय के पहले पाठ का 77वां सूत्र, छठवें अध्याय के पहले पाठ का 77वां सूत्र, 77वां सूत्र आया कि नहीं आया? छठे अध्याय के पहले पाठ का 77वां सूत्र, यही है ना बाबू, हाँ। 77वां सूत्र। और इसमें भी यही लिखा है, अष्टाध्यायी में निकाले कि नहीं निकाले? अष्टाध्यायी में भी निकालो, उसमें भी निकालो, छठवें अध्याय के प्रथम पाठ का 77वां, जिसको मिल जाए वो हाथ खड़ा का। इन्हीं लोगों को मिला, 4 को मिला, 5 को मिला। नहीं मिला चुटू तुमको, तो क्या हाथ खड़ा कर रहे हो? आज क्यों खड़ा कर रहे हो जब नहीं मिला है? तो जरूरी है कि चंदन ने कर दिया, चंदन किया तो वो भी यूं कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है इसे। खुश रहिए, खुश रहिए। अरे खुश तुम बेहोश हो जाओगे, अभी पकड़ लेंगे। क्या मिल गया इको यणचि, इको यणचि वही है ना, 6 1 77 में ही है ना, जैसे संख्या लिखी, बस वो अष्टाध्यायी खुली रखिएगा बाबू, ठीक है ना। 6 1 77, हमको बताओ जरा पृष्ठ संख्या, हम भी तो देखें। 67, 67 है, 67 नहीं बोलना आता, ये रहा इको यणचि, ठीक है ना, खुला रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस जरूरत पड़ेगी तो फिर आएंगे, फिर बार बार खोलना ना पड़े। चलिए, अब ये 6 1 77 का ये जान लिए, छठे अध्याय में है, ठीक है ना। अभी संज्ञा प्रकरण के सब देखिए आप, प्रथम अध्याय के ही थे कि नहीं थे? प्रथम अध्याय, कोई प्रथम पाठ का, कोई द्वितीय पाठ का, कोई चतुर्थ पाठ का, ऐसे ही लगभग थे ना। लेकिन ये आया, इसने कहा सीधे छठे में चले गए, है ना। तो अष्टाध्यायी का क्रम तो इसमें इधर उधर है ही, अष्टाध्यायी के क्रम से नहीं ना है ये, है ना, ये तो समझ ही रहे आप। तो चलिए यही सूत्र आ गए 6 1 77 का, ठीक। अब इसमें ये सूत्र जो हम लोग देखते हैं 7 प्रकार के सूत्र होते हैं, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। कौन कौन चुटू?
संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं, ठीक है ना। संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, इधर उधर कर दिए। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। अतिदेश अधिकार, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, ये उसमें से कौन सा सूत्र है? बताओ आप लोग। अब इसमें दाल नहीं गलने वाली है, संज्ञा हस्यात संज्ञा हस्यात थोड़ी मिलेगा। कौन है? चलो, कैसा सूत्र है? कैसा है? विधि सूत्र। विधि सूत्र। विधि सूत्र। विधि सूत्र। तो वो लोग कुछ नहीं पढ़, कल परसों चलाए भी तो थे हम, कुछ कुछ तो भले पूरा नहीं पढ़ाए थे। अरे आदि क्या विधि, वो मतलब यण होता है, यण का विधान कर रहा है, यण आदेश होता है, तो आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। किसी आदेश का विधान कर रहा है ना, यण आदेश का विधान कर रहा है, यण जो विधान कर रहा है वो आदेश है, तो आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। तो उसी दृष्टि से विधि सूत्रम आया कि नहीं आया? क्या है? विधि सूत्र। ये भी हम लोग जान लिए कि भाई विधि सूत्र है। विधि सूत्र किसको कहते हैं बाबू? आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। तो विधि सूत्र है हमारा, है ना। ये कोई संज्ञा नहीं ना कर रहा है, ये कोई संज्ञा नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई यण संज्ञा की, इक संज्ञा की, अच संज्ञा कोई संज्ञा नहीं की जा रही है, क्योंकि इक संज्ञा ये बता दिया कौन आपको? आदिरंत्य ने सहायता। यण संज्ञा बता दिया कौन? अच संज्ञा बता दिया कौन? सब तो बता दिया। अभी ये सब संज्ञाएं थोड़ी करनी है हमको। तो संज्ञा संज्ञी का संबंध बोधक सूत्र ये नहीं ना है, इसलिए संज्ञा सूत्र नहीं है। कोई कहेगा संज्ञा सूत्र नहीं है, क्यों नहीं है संज्ञा सूत्र? तो उनको कहिए उसका लक्षण नहीं घट रहा है। उसका लक्षण जो बना है कि भाई संज्ञा संज्ञी संबंध को जो पता है, संज्ञा संज्ञी का संबंध तो नहीं बताया जा रहा है इसके द्वारा, है कि नहीं? इसलिए संज्ञा सूत्र नहीं है, सीधी सी बात है ना। कौन सा है फिर? तो विधि सूत्र है। आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। किसी भी चीज हमारे शास्त्र में है ना, किसी भी चीज का वो होता है लक्षण से ही होता है ना। वस्तु सिद्धि किसी भी चीज की ये है तो क्यों है? तो उसमें लक्षण ही काम करता है, लक्षण से ही हम देखते हैं। आलतू फालतू कोई कह दे कि नहीं ये संज्ञा सूत्र है तो हम थोड़ी मान लेंगे। कोई कहे विधि सूत्र है तो हम क्यों माने? अरे लक्षण बोलो क्या होता है, और वो लक्षण वहां घट रहा है कि नहीं घट रहा है वो देखेंगे, तभी काम बनेगा ना, सटीक हो जाएगा। तो क्या कर दिए कि विधि सूत्र है, ये भी जान ली। इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? सूत्र में कितने पद देखते हैं, ठीक है ना। सूत्र में कितने पद? तो कितने पद है बाबू? 3 पद है। इकह यण अचि। अब इसकी विभक्ति, अभी कौन से विभक्ति का है, कौन से वचन का है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। इकह जो है सबसे पहला देखो, इकह कहाँ का है? इक शब्द है। कैसा शब्द है? इक। ददत की तरह चलेगा, है ना। इक, इकौ, इकह, इकम, इकौ, इकह, इका, इक्भ्याम, इक्भिहि, इके, इक्भ्याम, इक्भ्यः, इकः, इक्भ्याम, इक्भ्यः, इकः, इकोः, इकाम, इकि, इकोः, इक्षुषु। ये इक ऐसे जो जाएगा संबोधन में। लेकिन इक कितनी जगह बना? 3 जगह बना। कौन कौन चंदन बताओ, बोलो। प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में बना। पंचमी एक वचन, पंचमी एक वचन में बना। षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन में बना। इसके अलावा कहीं बना? चुटू बना? 3 ही जगह बना ना। वो खुद कह रहा है यहाँ बना, चुटू कह रहा है 3 ही जगह बना। बोलो एक शब्द बोलो, एक शब्द बोलो, ददत की तरह बोलना है, बोलो। एक, इको नहीं, एक, इक, एक, इकाउ, इकाह, इकम, इकह। एक बन गया प्रथमा बहुवचन में। फिर आगे बोलो। इकम, इकाउ, इकाह। इकह कौन बना कि नहीं बना? तो फिर द्वितीय बहुवचन में नहीं बनेगा। तो फिर चंदन कहाँ 3 ही जगह बना? फिर आगे बोलो। बोलो, ददत नहीं याद है तो उसी की तरह चलाना है। ये ददत का तुम रूप बोलो, ये एक का बोले। तुम ददत शब्द लिख के आना 5 बार, अपना नाम लिख के ये लिख लो। चलो ये खत्म करो, ये सब झंझट चाहिए ही नहीं। तुम बोलो एक शब्द। एक, इकाउ, इकाह, एकम, इकाउ, इकाह,
एक का एक व्याम एक विहि इक व्याम है ना, कुछ संधि वंधि हो जाएगी तो कुछ परिवर्तन होगा वहां पर, बाकी नहीं होगा। चलो इक व्याम, वैसे जहां वो ददत ददत हो था, लेकिन व्याम पर आने पर ददत व्याम, द ही हो रहा था, ददत व्याम। वैसे यहाँ पर भी कुछ संधि वंधि होगी, इक व्याम ऐसा हो जाएगा। लेकिन चलो इके एक व्याम एक विहि इक भी चतुर्थी में, तो चतुर्थ तो तृतीया में इके बनता है, ददता कहाँ बनता है? तृतीया बोलिए। तृतीया बोलो। इके एक व्याम एक तृतीया में कहाँ इके होता है? इका एक व्याम एक विहि मूर्ख तरीका बोलो। इके एक व्याम एक व्यह एका एक व्याम एक व्यह एका एको हो इकह इकह एको हो बोलो। एकह एको हो एक एकाम इकी एको हो एकासु हे एक इक्सु इक्सु इक्सु, बस ये हो गया। कितनी जगह बना? चार जगह। इतनी जगह बना कि नहीं बना? ये आना चाहिए अब घटाना। ये सब शब्द घटन दजत आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, उसी की तरह चलना है। ये बोल दिया, ये कोई अलग कुछ खाता है क्या? तुम घास फूस खाते हो दिन में, तो दजत शब्द लिखना 3 बार, तभी तुमको समझ में आएगा। अब दिमाग लगा भी यार, इतना कब तक हमें आपको बुलवाते रहेंगे? यही सब चीजें, थोड़ा अभ्यास करना भी आदत डालो। दिन भर मतलब नाच गाना ही करेंगे तो ये कर दिया। 4 जगह बनता है, ठीक है ना? ठीक है। यहाँ पर कौन सा वाला है? यहाँ कौन सा वाला है? इसको अर्थ लिखा है क्या? इकह जैसे लिखा वो बोल दी, इकह अर्थ लिख रहे हैं। इकह स्थाने यण स्यात्, इक के स्थान में यण होता है। कौन सा है? आप लोग विचार कर लीजिए, पूछेंगे। ये भी नहीं आएगा तो कुछ लिखने के लिए जरूर नहीं, ठीक है ना? इकह स्थाने मतलब इक के स्थान में, ये वर्ष कर रहा है। सीधी सीधी बात है, समझ में आना चाहिए। क्या बोलो? षष्ठी एक वचन है। कौन सा है? षष्ठी एक वचन षष्ठी एक वचन। षष्ठी एक वचन। तुमको नहीं समझ में आ रहा है? षष्ठी एक वचन है, ठीक है ना? षष्ठी का एक वचन है बाबू। थोड़ा अर्थ को ध्यान में देख करके भी अभ्यास करना पड़ता है, ठीक है ना? तो वरना 4 जगह बनता, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा है ना? तो षष्ठी का एक वचन है बाबू, अर्थ को देख के हमको पता चला। ये है यण। क्या है? यण। यण कौन सी विभक्ति का? यण शब्द भी ददत की तरह चलाना है। बोलो क्या होगा? प्रथमा एक वचन। उस यण तो एक ही, ददत एक ही जगह बनता है ना? हाँ। और कहीं नहीं ना बनता है। ददत एक ही जगह आता आयक ने, उसी तरह यण भी एक ही बार बनेगा। प्रथमा एक वचन आयक ने प्रथमा एक वचन का हो गया। इसके बाद अची आया। अची भी ददत अच शब्द है, ददत की तरह अच शब्द चलाना है। अची कहाँ बनेगा? ददती जहां बना है वहीं अची बनेगा। कौन बताएगा? शशांक बताएगा। अची कहाँ बनेगा? सप्तमी एक वचन। ऐसे होना चाहिए ना। अब कब तक वरना फिर हम आपको ददत शब्द भूलवाते रहे और मिलवाते रहे कि भी देखो यहाँ ये शब्द बना, यहाँ ये शब्द बना। थोड़ा अब आप भी अभ्यास डालिए, परीक्षण करना चालू करिए। एक रूप हमने देख लिया तो उसके अनुसार बाकी का चलाने का अभ्यास करिए। कुछ नहीं करेंगे, यहीं आके पुस्तक खोलेंगे तो क्या होगा? यही हाल होगा। हम ही सब बताए, फिर धीरे धीरे चलेगा आराम से, है ना? तो इतनी फुर्सत नहीं है हमारे पास, इतना समय नहीं दे पाएंगे। हाँ, फिर कम कर देंगे। अभी समय 1 घंटे का, अभी आगे हमको बहुत करना पड़ रहा है। अब उसमें समय जा रहा है, फिर काट देंगे, फिर क्या चलेगा बताओ 1 घंटे में? ये तो 2 घंटे पढ़ा दे तो आपको लगता है हाँ पढ़ लिया। 1 घंटा होता तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना बाबू, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, तो चलो आज कहाँ अची कहाँ बनेगा? सप्तमी एक वचन में, ठीक है ना? अची कहाँ बन गया? सप्तमी एक वचन में। ये हो गया 3 पद है इसमें, हम लोगों ने देख लिए। कितने पद है? इकह यण अची, 3 पद है। इकह इति षष्ठी का एक वचन, यण इति प्रथमा का एक वचन, अची इति सप्तमी एक वचन। ये आ रहा है आपको समझ में? आ रहा है, ठीक है? अब देखो बाबू, इसका अब अर्थ के ऊपर हम जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ क्या लिखे? इकह स्थाने यण स्यात्। ये स्यात् है बाबू, स्यात् अची ऐसा लिखा है ना? तोड़ दे रहे हैं हम, लेकिन जैसे लिखा है आप ध्यान दीजिएगा। अची और फिर क्या लिखा है? संहितायां विषये। क्या लिखा है बाबू? संहितायां विषये। विषये ये है, ठीक है ना? इकह स्थाने यण स्यात् अची संहितायां विषये। ये अर्थ कर दिया ना? क्या अर्थ किया बाबू? इकः स्थाने यण स्यात् अचि
संहितायां विषये। विषय, आप लोगों को इसमें जैसे लिखा ना वैसे ही उच्चारण करिए, ठीक है ना। उसमें देखो क्या बोलेंगे, इको यणचि, इको यणचि, इको यणचि, इको यणचि, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये। ऐसे ही बोलना है, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये, इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये। हम थोड़ा आपको समझाने के लिए तोड़ देते हैं पदों को, लेकिन आप वैसे ही याद करेंगे। इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये। सीधा सीधा अर्थ हम लोग पहले घटा लेते हैं, क्या है इसका मतलब, और इसी अर्थ को समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब, ठीक है ना। देखो बाबू, इक के स्थान में यण, इक के स्थान में यण होता है, क्या होता है, इक के स्थान में यण होता है। यण आदेश है तो यण आदेश होता है, ये भी बोल सकते हैं, यण होता है भी बोल सकते हैं। अभी दृष्टांत में घटाएंगे, घबराइए मत। इक के स्थान में यण होता है, लेकिन कब, अचि का है, क्या का है, अचि, अचि का मतलब अच के रहने पर, क्या, अच के रहने पर। इतना ही अर्थ आ रहा है, कुछ अंड बंड अर्थ नहीं लगाना। अच के रहने पर, कुछ भी मन से भरा भूसा हो सब निकाल करके बाहर करिए। अचि मतलब अच के रहने पर, है ना। यहाँ सप्तमी है ना बाबू, सप्तमी का है ना अचि, तो सप्तमी भाव सप्तमी है, भाव सप्तमी मतलब रहने पर, अच के रहने पर, और कुछ उठपटांग अर्थ नहीं करना है, ठीक है ना। और एक साथ में आज जोड़ दिया संहितायां विषये, मतलब संहितायां विषय मतलब क्या, संहिता होनी चाहिए, ये भी कंडीशन मांग रहे हैं। संहिता भी हमको चाहिए, क्या चाहिए, संहिता का भी विषय हो। अब ये ऊपर वाला मिटा दे, आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा संधि समझ गए, इक तरण पद है, कौन सी विभक्ति का है, अष्टाध्यायी में कहाँ का है, और ये विधि सूत्र, ये सब चीज समझ रहे हैं, मिटा देते हैं ना बाबू। ये सब लिखने वाली बात नहीं है आप लोगों को, कोई ये सब मत घबराए, अरे हमने लिखा नहीं है क्या करना, इसमें क्या लिखना है नहीं जान रहे। इको यणचि में 3 पद है, विधि सूत्र है, आदेश आदि विधायकम सूत्र, विधि सूत्र, अष्टाध्यायी में कहाँ है वो लिखा ही है वहां पर, हम लोग याद भी कर लेंगे तो वैसे भी याद रहेगा, है ना, अष्टाध्यायी कर लेंगे तो। और कौन विभक्ति का कौन पद है ये भी जान रहे, तो इसमें लिखने वाली कौन बात है, कोई नहीं, दिमाग में चढ़ाना है बस केवल, है। चलिए, तो इका स्थाने यण स्यादचि संहितायां विषये, जैसे एक देख लिया जाए, दधि अत्र, क्या है, इसको मिटा, दधि अत्र, ये स्थिति है, क्या है बाबू, दधि अत्र, दधि अत्र, अत्र मतलब यहाँ पर, अत्र दधि अस्ति, यहाँ पर दधि मतलब दही है, ऐसा बताना होगा, तो ये रहेगा दधि अत्र, आगे कोई क्रिया जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अस्ति, दधि अत्र अस्ति, यहाँ पर दही है कि नहीं। दुकान वालों को ऐसा लिखना चाहिए, दधि अत्र अस्ति, लिखते ही वो लोग यहाँ दही मिलता है, नहीं लिखते, यहाँ ठंडा पानी मिलता है, यहाँ मोमोज मिलते हैं, लिखते हैं ना, सब लिखते हैं। तो वैसे दधि अत्र अस्ति संस्कृत में लिखना हो, ऐसे लिखे, दधि अत्र मिलती, दधि अत्र अस्ति, तो दधि अत्र ये स्थिति है, हमको वो अस्ति वस्ति लेना देना नहीं, दधि अत्र ये स्थिति है, ठीक हुआ। अब देखें, इक के स्थान में यण होता है, ये कहा ना, कब, अच के रहने पर, और संहिता भी होनी चाहिए, संहितायां विषय, ये लिखा, घटाएंगे सब समझ में आएगा, घबराइएगा मत। इक के स्थान में यण होता है, तो हमसे पहले तो जानना पड़ेगा इक मतलब है कौन कौन, इक मतलब कौन कौन होते हैं, तो कौन बताएगा इक मतलब कौन कौन होते हैं, बताओ, कौन बताएगा, कौन सूत्र कहेगा, आदिरंत्यन सहिता, ये बताए, आदिरंत्यन सहिता, वो बताए कौन कौन होता है इक मतलब, इ, उ, इ, ऋ, आया कि नहीं आया, ई उ ऋ, इसको कहते हैं हम इक कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, ये इक है, आया कि नहीं, ई उ ऋ, ये इक है। अब यहाँ पर ई से कितने लिए जाएंगे, केवल ह्रस्व ही लिया जाएगा, ऊ से ह्रस्व ऊ ही लिया जाएगा, री से ह्रस्व ही लिया जाएगा, ऋ से ह्रस्व ही लिया जाएगा, ऐसा क्या नहीं। अणुदित आकर के कहेगा कि नहीं, अविधीयमानो अण सवर्ण से संज्ञा, वो अपने सवर्णियों को बताएगा। तो ई करके अब कितने लिए जाएंगे, 18 उसकी सवर्ण, ऊ करके 18, री करके 30 उसके सवर्ण 30 है ना, और वही 30 ऋ के भी है, तो लिखने की जरूरत, वही 30 है, दोनों के 30 एक ही है ना बाबू, दिल्ली वर्णी और मिथा सवर्ण। देखो कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है ना। संज्ञा प्रकरण यदि कोई न पढ़ा हो, कितना अभी यहाँ समय सर दर्द न हो रहा है,
लेकिन आप लोग फटाफट निकाल रहे हैं कि इतना होता है ना। चलिए, तो ये जो है ये इक से इतने आते हैं, इतने ही आते हैं ना, ये 30 के वही 30 है, इसलिए यहाँ ऐसा निशान कर देते हैं। तो टोटल कितने आते हैं? 66। वाह, 18 18 36 और 30 66। इतने इक मतलब इतने आते हैं बाबू। इसके स्थान में क्या होता है? इन मतलब ये 66 में से कोई भी वर्ण रहेगा, मतलब ई ह्रस्व दीर्घ प्लुत कोई भी रहेगा, उ ह्रस्व दीर्घ प्लुत कोई भी रहेगा, री ह्रस्व दीर्घ प्लुत रहेगा, री ह्रस्व दीर्घ प्लुत रहेगा, दीर्घ नहीं ना रहेगा, ध्यान रखो बाबू, ये नहीं रहेगा। तो मतलब कोई भी ये 66 में से कोई भी वर्ण होगा तो इनके स्थान में क्या हो जाएगा? इनके स्थान में मतलब इनके स्थान में यण होगा। यण मतलब कौन बाबू? ये कौन बताएगा? आदिरन्येन सहिता। वही बताएगा ना, इस संख्या वही करता है, यण संख्या। तो य व र ल आया कि नहीं आया? इनमें से मतलब ये 66 में से कोई भी रहेगा तो उनके स्थान में क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा, मतलब य और ल में से कोई हो जाएगा। आया कि नहीं आया? लेकिन कब होगा बाबू? ये इकः स्थाने यण स्यात्, एक के स्थान में यण होगा, ये 4 में से कोई होंगे। लेकिन कब? अच के रहने पर। क्या कहे बाबू? अच के रहने पर। अची कहे ना, अची कहे। अच मतलब कौन कौन आएंगे? आ इ उ ऋ ॠ ए ओ ऐ औ। कौन बताएगा ये? आदिरन्येन सहिता। ये बताएगा ना, आया कि नहीं? अब ये अच जो है इसमें से मतलब कोई भी हो, यदि अ इ उ ऋ ॠ ए ओ ऐ औ में से कोई भी रहेगा तो क्या होगा? इक के स्थान में यण हो जाएगा। देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ दधि अत्र में कोई इक दिखाई दे रहा है? दधि अत्र में कहीं इक दिखाई दे रहा है? कौन? दधि का इकार। इसका अनुपूर्वी देखिए, क्या अनुपूर्वी होगी? द अ ध इ। क्या क्या बोलो तुम? द अ ध ई। पहले क्या बोलने जा रहे थे? ई बोलने जा रहे थे। क्यों? वो मात्रा पहले लगी। मात्रा पहले लिखने से होगा। दधि आप बोल रहे उसमें देखो, ये लिखना लिखना तो अंडरबंड है सब, है ना, इसीलिए बोर्ड का यूज नहीं करते। इसीलिए यही सब उनको लग रहा है, नहीं पहले आ रहा द पर फिर ये आएगा तो फिर क्या बोलोगे? द अ इ द, ऐसा बोलते हो। बोलने में देखो बाबू क्या बोल रहे, द धी द ई, ऐसा है ना बाबू, तभी तो दधी बोल पाओगे। यदि ये ई आ जाएगा इधर तो द इधर, ऐसा नहीं हो जाएगा बोलने में। तो फिर ध्यान रखो बाबू, भ्रम नहीं करना है, लिखने से कुछ नहीं, आप बोलने में देखिए, शब्द शास्त्र है, बोलने में ही देखना पड़ता है सब कुछ चीजें। चलिए, तो दधी में आपको इक मिला, ध के बाद ई मिला कि नहीं मिला? वो इक में आता है ना, इक में आता है, ई आता है, ई के 18 आते तो ये वाला ई ह्रस्व तो आएगा ही स्वाभाविक। तो ये है, उसके स्थान में क्या होगा? यण होगा। क्या होगा? यण होगा। यण होगा। यण होगा मतलब य और ल में से कोई होगा। अभी हमारे कहने अनुसार मान लीजिए कौन होगा? य होगा। कौन होगा बाबू? य होगा। तो ध में से ई निकल गया, ध आधा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। ध में से ई निकल जाएगा अलग करके तो ध आधा हो जाएगा ना। और वो ई के स्थान में आप क्या कर दिए है? य। तो ई के स्थान में य कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। नहीं समझ में आया तो क्या किए? किसके स्थान में क्या किए? ई के स्थान पे य कर दिए। क्या कर दिए? के स्थान में ई के स्थान में य किए। अब ये मत कहना फिर इसको क्यों आधा कर दिया, अरे उसका ई के स्थान में य किए तो अब ध तो ध का स्वर नहीं रहेगा कोई, तो आधा हो जाएगा। य जो होगा वो य आधा होगा। य और ल ये अ जो रखे ना बाबू उच्चारण के लिए, हकार आदि सु हकार उच्चारणार्थ। अब ये प्रक्रिया, अब उच्चारण हमको नहीं करना, अब जो आएगा वही रखेंगे। उच्चारण आप कर लिए जितना करना था, ठीक है ना, क्योंकि ये सब में अ उच्चारण के लिए ना। तो यण होगा मतलब य होगा, या तो व होगा, या तो र होगा, या तो ल होगा। और सही तरह य नहीं होगा बाबू, ये भ्रांति मत करना। आप बोलोगे अरे यण होगा, यहाँ तो आप य पूरा लिखे, यहाँ करते समय आधा कर दिए, तो वो अकार उच्चारण के लिए था। अब हम सटीक रूप से देखेंगे, ठीक है ना, क्या होगा। तो ये य होगा कि नहीं होगा? ये बन गया। अब ये य ये अ इध में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? रूप क्या बन जाएगा? अब हो गया सब काम। क्या बन जाएगा? इसका बोल करके दिखाओ चुटू, क्या बोलोगे? इसको बोलो। आ कहाँ है? ये पूरा बोलो, बोलो। तो ये ऐसा रूपों में य में अ जोड़ दो, है ना, ये वाला देखो ऐसे द
ऐसे है ना, ये य में अगर जोड़ दिया जाए तो यह पूरा हो जाएगा ना, क्या बन जाएगा? दध्यत्र दध्य, और साथ में बोलो ना, दध्यत्र हाँ दध्यत्र, क्या हुआ? दध्यत्र दध्यत्र, दध्यत्र। आया कि नहीं? लेकिन ये इक के स्थान में यण आपने किए तो कर दिया, ई के स्थान में यण य कर दिया, लेकिन कब होता है? अच के रहने पर, अच होना चाहिए। तो देखो अच भी था कि नहीं था यहाँ पर? अच था ना, अच मतलब यूरिनरी में से कोई होना चाहिए, तो अच अ है। अच के रहने पर हमने क्या कर दिया? ई को य कर दिया, तो रूप क्या बन गया? दध्यत्र। इसको हम लिखते कैसे है बाबू? ऐसे लिखते हैं, ध्यान दें, कैसे लिखते हैं? यही लिखते हैं ना, वैसा द आधा करके ऐसे खींचते नहीं है, देखने में भी अटपटा लग रहा था, है ना, लेकिन यही बनता है ना। देखो दधि अत्र स्थिति थी, क्या स्थिति थी बाबू? दधि अत्र ये स्थिति थी। इस स्थिति में जब इको एनर्जी लग गया कि इक के स्थान में यण होता है, कब? अच के रहने पर। क्या? अच के रहने पर। अच के रहने पर, इतना ही सुनाई देना चाहिए, अंड बंड कुछ नहीं। अच के रहने पर, ठीक है ना, तो अच है, अच रह गए, तो इक के स्थान में यण हो गया, तो क्या बन गया? दध्यत्र। ये भी ऐसे लिखा जाता है, ये कर दिया क्या? ये अ जो था उसको पूर्व मिला दिया, बाकी सब वैसा का वैसा दध्यत्र। ये इको एनर्जी लगने पर देखो ये था, क्या बन गया? दध्यत्र था दध्यत्र, लेकिन इको एनर्जी लग गया तो क्या बन गया? दध्यत्र। आया कि नहीं आया समझ? क्या बोलो? अगर आप यहाँ या लगाए, हाँ उसके जगह वहाँ अगर आए तो हाँ, वो देखेंगे। अभी हमने क्या कहा आपको कि भाई य वाला में से कोई होगा, अभी हमारा मान के यह मान लीजिए, हम इसको आपको सटीक करवाएंगे, ऐसे वो नहीं हम मन गढ़ंत जो भी चाहे कर दे, ऐसे कैसे होगा? मन गढ़ंत तो नहीं ना होता है इसमें, एकदम एक एक चीज को खोलने वाले हैं, बस केवल अभी अर्थ को केवल समझना है, घटाना है, केवल क्या करना है? घटाना। अभी इसमें हमको बहुत सारी चीजों का विचार करना है, ठीक है ना। इको एनर्जी के अर्थ में हमको काफी सारी चीजों का विचार करना है, एकदम आपके सामने जब तक खुल करके नहीं आएगा, है ना, एक कमल की तरह ये इको एनर्जी विकसित ना हो, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप राइट करेंगे क्लियर, तभी हम आगे जाएंगे, इसलिए घबराइए मत उसके लिए, है ना, कि भाई ये चीज है। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि भी कोई भी होना चाहिए, तो चलो ये मिल गया, कोई बात नहीं, उसके स्थान में यण हो तो य वर 4 होने चाहिए, तो 4 में से कोई होगा, तो आपने यह ही क्यों चुना? वर क्या बिगाड़े थे भाई? इसका दुश्मनी थोड़ी नहीं उसकी, वह क्यों नहीं किए, र क्यों नहीं किए, ल क्यों नहीं किए, सब चीजें बताएंगे, घबराइए मत क्यों किया जा रहा है। अभी केवल उदाहरण में घटा लीजिए हमारा इतना मान करके कि दधि अत्र ये स्थिति है बाबू, क्या है? स्थिति, ये स्थिति है, दधि अत्र ये अवस्था है, स्थिति है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक के स्थान में यण हो जाएगा, लेकिन क्या कब? अच के रहने पर, तो अच यहाँ रह रहा है, अच है यहाँ पर, तो इक के स्थान में यण हो गया, तो ई को यह कर दिया, तो क्या बन गया? दध्यत्र बन गया, दध्यत्र। देखो ये संधि हो गई, इसी को संधि कहते हैं, इसी को संधि कहते हैं ना। यहाँ किस की संधि हुई? अच की संधि हुई कि नहीं हुई? ये अच था कि नहीं था? इसी को कोई यण कर दिया, तो अचों की ही संधि हुई ना, इसलिए अच संधि प्रकरण में आया है। अच के ये ई था ना, ई अच है ना, तो अचाम संधि, अच संधि, अचों की संधि, ईगो एनर्जी अच संधि करना, कोई संधि कर रहा आया कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना अर्थ क्या हो गया बाबू? इक के स्थान में यण होता है अच के रहने पर, इतना आ गया ना, घटा भी लिए, लेकिन एक कंडीशन लगा, संहितायाम विषये बाबू, क्या बोले? संहितायाम विषये, संहितायाम विषये, संहितायाम विषय, हो गया, संहितायाम विषय मतलब संहिता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? संहिता। संहिता रहेगी तभी होगा। अब आप कहेंगे संहिता कौन बला का नाम है, तो ये पूछना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि संहिता किसको कहते हैं? निधि ही संहिता संज्ञा, साफ साफ बोलो, आराम से बोलो, वर्णानाम अधिसहिता सन्निधि संहिता संज्ञा। वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है, वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है, सन्निधि है, उसी को संहिता कहते हैं। तो देखो यहाँ वर्णों का अत्यंत सामीप्य है कि नहीं है? ई वर्ण और ये अ वर्ण है, इनका अत्यंत सामीप्य होना चाहिए, तभी संहिता कहलाएगी ना। और संहिता रहेगी तभी इक के स्थान में यण हो पाएगा। दधि हम आज बोले, कल अत्र बोलेंगे तो इको एनर्जी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि संहिता नहीं रही बाबू, वर्णों का अत्यंत सामीप्य नहीं रहा, वर्णों का अत्यंत सामीप्य नहीं रहा, मतलब संहिता नहीं रही।
क्योंकि वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य उसी को संहिता कहते हैं। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता कहते हैं। तो संहिता रहनी चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? वर्णों का अत्यंत सामीप्य होना चाहिए। दधी अभी बोले 1 घंटे के बाद अत्र बोले चलेगा? दधी अभी बोले 1 मिनट के बाद अत्र बोले इक्विवेलेंसी लगेगा? लेकिन दधी बोल करके सीधे अत्र बोलना हो तो संहिता बनी कि नहीं बनी? तो इक्विवेलेंसी लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्लियर हुआ? समझ में आया? ये संहितायाम विषय, ये संहिता होनी चाहिए बाबू, संहिता अपेक्षित है। आया कि नहीं आया? संहिता होनी चाहिए, वर्णों का अत्यंत सामीप्य रहना चाहिए। दधी का ई और अत्र का ओ अत्यंत सामीप्य है कि नहीं है? आया ना? ये सब में दध्यत्र में संहिता वर्णों का अत्यंत सामीप्य रहेगा तभी हो पाएगा। ठीक, तो इक्विवेलेंसी लग गया, दध्यत्र बन गया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना है? यदि हम दधी बोल करके रुकते, 1 सेकंड के लिए भी रुकते तो संहिता हो पाती? बहुत बड़ा काल चला गया। 1 सेकंड मतलब कम समझते हैं आप? 1 सेकंड रुक गए तो वो काल का व्यवधान आ गया ना। वर्णों का अत्यंत सामीप्य नहीं ना हो पाया, 1 सेकंड का व्यवधान हो गया। इतना व्यवधान नहीं होना चाहिए। संहितायाम विषय, संहिता का विषय हो, मतलब संहिता यदि होती हो तभी क्या होगा? एक के स्थान में यण होगा अर्थ के रहने पर। आया कि नहीं आया? ये अर्थ कर दिया। अब किसी को अर्थ में सामान्य रूप से कोई वो प्रश्न हो तो बोलो, बाकी सब चीजें हम खोलने वाले बाबू, घबराना मत, ठीक है ना? एक एक चीज में हम विचार करेंगे। लेकिन एक मतलब ये छाछठ उनके स्थान में यण मतलब य व र ल ये 4 ही होंगे बाबू। अरे य व ल भी जो है उसके भी तो कोई सवर्ण होते हैं, यहाँ अनुदित से नहीं कराएगा, वो भी तो य से कितने का बोध कराएगा? 2 का। व से कितने का कराएगा? अनुनासिक अनुनासिक। और ल से 2 का। र से 1 का, खुद का ही कराएगा, उसके सवर्ण कोई नहीं ना। तो टोटल यहाँ य के 2, इसके 2, इसके 2, 6 हो गए, और र अकेला 7 कहना चाहिए। आप 4 ही कर रहे, क्यों? अनुदित लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे जैसे इधर आपने कहा कि इक जो है ई और इन 4 आते हैं, अधिरंजन शैतान पता है। अब ये 18 प्रकार का बोध करेगा, वो 18 का बोध करेगा, रीत इसका करेगा, नृत इसका करेगा, कौन? अनुदित बताया। यहाँ पर भी कहेगा यण मतलब य व र ल, अधिरंजन बता देगा। फिर अनुदित कहेगा नहीं, य मतलब 2, व मतलब 2, र मतलब अकेला, कोई बात नहीं, ल मतलब 2, 7 होने चाहिए, होगा ना? तो फिर नयन जो 4 ही कह रहे हैं, शांत बोलना चाहिए। एक जो 66 है उनके स्थान में कितने होते हैं? यण मतलब या 7 होते, ये सब कहना चाहिए ना? बताओ, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? नहीं मना कर रहा है, तुम बताओ क्यों नहीं कहना चाहिए? ये कोई अनुदित सवर्ण से जा प्रत्यय है छोटू, कहना चाहिए ना? और में आते हैं ना बाबू ये वाला, तुम तो साफ सुन गया तुमको। तो फिर बोध कराएगा ना ये क्यों? ले ये कहां से पा गए? कहां से पा गए ये लोग? क्या कह रहे हैं? समझे भी कुछ? क्या अविद्यमान मतलब क्या? वो विद्यमान नहीं, वो विद्यमान, विद्यमान सब विद्यमान है, पूरे बोर्ड में सब विद्यमान कर दिए। विद्यमान नहीं है, तो विधान कर रही है। किसका? यण का। अभी गुणाक्षर न्याय से आ रहा, बात आ नहीं रही है, अंदर फंसा हुआ। क्या क्यों नहीं करेंगे? ये लोग कुछ बोल रहे हैं, इन लोगों को कुछ अलग समझ में आया, तुमको लग रहा है होगा? तुम बताओ, तुम्हारे साथ वो बाजू वाले को करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ या बोलो सवर्णियों का बोध, सवर्णीय का बोध कराना चाहिए। अनुदित है भाई, और सवर्ण से संज्ञा से आप तो फिर एक अनुनासिक और अनुनासिक के बोध से होता है। अनुदित यहाँ य व ल का सवर्णियों का बोध कराएगा कि नहीं कराएगा? य से 2, व से 2, ल से 2 समझे जाएंगे ना? तो फिर ये लोग मना कर रहे, कहो उनको नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्यों नहीं कराएगा? तुम्हारे दादा ने लिखा है इसलिए बोलो, उत्तर दो, उत्तर देना पड़ेगा। सूत्र से चलेंगे कि तुम्हारे कहने से मानेंगे? नहीं कराएगा। अविधीय मानो अण, क्या उससे? अब इसको स्पष्ट करो तब हम समझे। अब ये लोग अविधीयमान है, अविधीयमान, ये अविधीयमान है ना? नहीं ये विधीयमान है। ये विधीयमान है, तो क्या हो गया?
बोलो, आ रहा है तो बोलो, प्रयास करो। कल नहीं ना थे, यही दोनों नहीं थे, यही दोनों नहीं ना थे। तो फिर अब तीनों, ये चुटू था कि नहीं था? बोलो चुटू, क्या मतलब इसका? मतलब आविधीयमान अण होगा तो ही वो सवर्ण का बोलता है। ये कैसा अण है? यहाँ पर जो अण आ रहा है, य व ल, ये सब है, ये कैसे है? विधीयमान। विधीयमान है। वो सवर्ण की बोध नहीं कराएंगे, सीधी सी बात है, हैं? इसमें कौन सा बड़ा तीर मारने वाली बात है? अरे अविधीयमान अण होना चाहिए। एक जैसे था, एक अविधीयमान थे, एक का विधान नहीं ना कर रहे थे, है कि नहीं? एक का विधान नहीं कर रहे थे। विधान तो यह सूत्र किसका? केवल यण का ही कर रहा है। ये अविधीयमान है, अविधीयमान अण अपने अपने सवर्णियों का बोध करा दिया, 66 हो गए एक का मतलब, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर 7 नहीं होंगे। यण शब्द से तो चत्वारः, 4 ही आएंगे बाबू। यण शब्द है ना चत्वारः, एक शब्द है ना षट्षष्ठि गृह्यन्ते, एक शब्द से 66 का ग्रहण होगा। एक शब्द है ना षट्षष्ठि गृह्यन्ते, 66 गृह्यन्ते। यण शब्द है ना चत्वारः, 4 ही का ग्रहण होगा ना, अनुदित नहीं काम करेगा। अविधीयमान नहीं ना है, ये कैसे विधीयमान? कुछ चीज छूटी बाबू का, चलो है कि नहीं है? कुछ चीज छूट गई। यह बोलो, ये क्या है? सब सवर्णियों का बोध नहीं कराएगा। अच जो है वो कराएगा कि नहीं कराएगा? अच मतलब आदिरंजन कहता अ ई उ ऋ ऋ ये वो यो एनो। अब वो जो अ है वो अपने अष्टादश को, ई अपने अष्टादश को बोध कराएगा कि नहीं कराएगा? विचार पूर्वक कहीं, क्या बोलो, कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा कि नहीं कराएगा? इतनी ज्यादा दिमाग खपाने वाली भी वो प्रश्न नहीं है। जितना आप लोग विचार ले रहे हैं, इतना टाइम ले रहा है, कराएगा। क्यों भाई? अविधीयमान होना चाहिए। विधान केवल जब यण का ही हो रहा है तो बाकी सब तो अविधीयमान ही है, अविधीयमान ही अण हुआ। चाहे इधर रहे, षष्ठी रहे, सप्तमी रहे, उसे क्या मतलब है हमको? बस विधिमान नहीं होना चाहिए। विधिमान इस सूत्र में केवल यण ही है, बाकी सब अविधिमान है। तो अज अविधिमान हुआ कि नहीं हुआ? तो अ अपने 18 का बोध कराएगा, ई अपने 18 का बोध कराएगा, उ अपने 18 का बोध कराएगा, री 30 का बोध कराएगा, वही 30 का री भी बोध कराएगा, ये अपने 12 का, वो 12 का, ये 12 का, वो 12 का, टोटल कितने का बोध होगा? आपसे ये बताओ, अब गिनती लगाओ। आज मतलब कितने आएंगे? और री के बाबू एक ही तरह की 30 होते, इसलिए बार बार 2 बार मत गिनना, है ना? लगाओ फटाफट गणित, देखते किसका गणित जोर वो है, वरना फिर लीलावती भी हमको पढ़ानी पड़े। अपना अपना लिख के रख लीजिए, फिर पूछेंगे। गलत तो वो आंसर वो ना आए। फटाफट लिखो, इतना समय क्या लेना? अरे ऐसे गिनती कर लेनी चाहिए, लिखने की भी जरूरत नहीं हो। ऐसे ऐसे गिन ले, आज में 18 18 36 18, फिर 54, क्या 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 करता चला था, फिर उसमें 30 डालो, 54 30 कितना हो गया? ले, आप तो मुंशी की तरह वो प्रचार मंडल लगे बनाना। कितने हैं? 132। तुम 156 156 132 114 114 तुम्हारा 114 सबका कुछ न कुछ अंडा बंडा आ रहा है, इतनी संख्या। अरे बाप रे, ये तो आप वो बुद्ध के 4 शिष्य थे ना, चारों ने अलग अलग रास्ता पकड़ा, वैसे ही आप लोग भी कर रहे हैं। ऐसी गलती कैसे, ऐसा अंतर कैसे आ सकता है? देखो सीधी बात है, अ ई उ इनके कितने हैं? 18 18 18, तो 18 तिया कितना होगा? 54 हो गया। इसको 54 करो, ठीक। री का 30 है, वही री का 30 है, तो बार बार नहीं गिनेंगे, तो उसका 30 ही गिनेंगे। आया कि नहीं आया? इसका 30 गिन लिए, 54 30 हो गया। इसके बाद ये वो यो का देख लो, ये ओ आई ओ, इन सब के 12 12 है, 12 12 12 12 12 4 48 48। अब टोटल लगाओ, इसका जो आएगा वही होगा।
8 4 12 एक गया 5 1 6 6 3 9 9 4 13 सही है। अब बताओ तुम्हारा क्या था 132 132 तुम्हारा क्या था 156 156 क्या करके कौन सी गलती की है ली के भी गिन लिए थे लिखे 3 गिनो बाबू तब भी 156 नहीं होंगे पागल मत बनाओ इसमें 30 जाएंगे तो वो 162 जाएंगे हाँ इस पागल मत बनाओ इतने भी गिनती वाल के नहीं है हम भी कुछ मैथ्स पढ़े हैं वो भी संस्कृत वाला गणित पढ़े बताओ तुम्हारा कितना था 156 कैसे वो ए ओ आई ओ थे ना उनके 18 कर दिए थे 12 की जगह। हाँ तो तुम तो हो ही 18 रस तो बना दोगे ये को 18 कैसे कर लिया तुम्हारा यही था तुम्हारा कितना 114 114 क्या कम पड़ गया बाबा 66 बोले कि 48 लेके 114 कर दिए। अच्छा ये 66 लिए और वो 48 48 लिए लेकिन और का 18 छोड़ दिए फिर छूट गया। तो वो 18 हाँ देखो इसको समझ में आया गलती कहाँ से हुई ये भी तो देखना पड़ता है कि भाई गलती कहाँ से हो गई बोलो तुम्हारा और का छोड़ दी तुम अरे ई के में तो ई से चालू हो रहा है तो हद से चालू हो रहा है ना आप लोगों का तुम्हारा वही तुम्हारा भी वही सब एक ही तरह के देखो ये चोरी इसे आलसी लोग है आलसी लोग है तो 132 हो गए ना बाबू तो 132 में से कोई भी यदि रहेगा अच रहेगा मतलब 132 में यहाँ दो और अश्व है मान लीजिए दीर्घ भी रहता तो काम होता आया कि नहीं आया बात समझ में आई ये हो गया आपका इको एनर्जी का अर्थ कि इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये कि इक के स्थान में मतलब इन 66 में से कोई भी रहेगा तो उनके स्थान में यण स्यात् मतलब इन 4 में से कोई होगा लेकिन कब अच के रहने पर मतलब 132 के रहने पर 132 में से कोई भी रहेगा आया कि नहीं आया गिनती सुधार बाबू है ना बहुत गणित इधर उधर का संहितायाम विषय संहिता होनी चाहिए बाबू ये चाहिए हमको है ना वर्णों का अत्यंत सामीप्य रहना चाहिए होना चाहिए तभी होगा संहितायाम विषय हो गया अर्थ अब इसमें जो ये सामान्य अर्थ आ गया सबको अब विशेष विचार हमको करना है वो अब प्रवृत्त हम हो रहे हैं इतना सामान्य अर्थ आ गया हो तो कहिए तो आगे बढ़े हो गया क्या अर्थ हो गया बाबू इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये एकः स्थाने बोलो फटाफट एकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये देखो ये हाँ बोल दिए चलो कहा स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये एकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये एकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये एकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये एकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायां विषये आ गया ये कर दिया अब इसको मिटा दिए 66 गाठे सब आप जान गए अब ये सब बार लिखने की जरूरत नहीं है अब आप लोग समझ जाएंगे कि विधिमान रहेगा तो अपने सवर्णी का बोध नहीं कराएगा अविधिमान जितने रहेंगे वो सवर्णी का बोध कराएंगे कितने होंगे वो सब गिनती आपको करते करते सब जगह हम लोग चलेंगे ठीक है ना ताकि पक्का हो जाए सब चलिए अभी इसको निकाल देना दधि अत्र उदाहरण भी समझ में आ गया दधि अत्र ऐसे यदि संहिता होगी वर्णों का अत्यंत सामीप्य होगा तभी लगेगा एक वर्ण जिसे एक के स्थान में यण होगा आज के रहने पर वरना दधि अभी बोले 1 घंटे के बाद अत्र बोलेंगे संहिता नहीं न हुई संहिता का विषय नहीं न बना संहिता का वर्णों के अत्यंत सामीप्य का विषय बनना चाहिए अत्यंत सामीप्य होना चाहिए तभी जा करके ये लगेगा और यण करेगा तो दध्यत्र बन गया हो गया चलिए ये सब हो गया नीचे अर्थ आपका रहने देते हैं इतना ही रहे ठीक चलिए कहाँ गया वो हाँ अभी एक स्थिति और देखते हैं लगे हाथ ध्यान दीजिएगा बाबू क्या है सुधि उपास्य यहाँ पर देखिएगा बाकी अंडरवर्ड हमको नहीं देखना कुछ सुधि उपास्य ये स्थिति है क्या है सुधि उपास्य ये क्या है थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू हमने समास किया था सुधि भी उपास्य सुधि भी उपास्य ये समास कर दिया सुधि भी उपास्य सुधि भी सुधि किसको कहते हैं बता सकते हैं सुधि मतलब क्या सुधि मतलब क्या
सुधी। सुधी मतलब बोलो, सुधी मतलब ऊपर नीचे हम देख लेंगे। सुधी मतलब क्या? सुधी, सु मतलब अच्छी, धी मतलब बुद्धि, जिनके पास होती है उसको कहते हैं शोभना धीर्यस्य। शोभना मतलब सु मतलब शोभना मतलब अच्छी, धी मतलब बुद्धि, धी को बुद्धि कहते हैं ना, धी मतलब बुद्धि है जिनकी, जिनके पास होती है उनको कहते हैं सुधी ही। क्या कहते हैं? सुधी ही। सुधी ही, सुधियो, सुधी यह सब चलता है, उसमें सुधी भी ही बनता है। कहाँ बनेगा सुधी भी ही, बता सकते हैं? तृतीय बहुवचन, सुधी भी ही, रमा भी ही, वैसे बनना। बीस उधर ही तो होता है, बीस और कहाँ आता है? तो सुधी भी ही तृतीय का एक मतलब सुधियों के द्वारा। उपास्य, उपास्य मतलब जानते हैं? उपास्य मतलब क्या? देखिए दो होते हैं, एक तो होता है उपासक, एक होता है उपास्य। उपासक कौन? जो उपासना करने वाला है, उसी को क्या कहेंगे? उपासक। अरे ये तो बहुत बड़े उपासक, मतलब उपासना करने वाले उपासक। उपास्य मतलब क्या? तो उपास्य मतलब जिसकी उपासना की जाती है, जिसकी उपासना की जाती है उसको कहते हैं उपास्य। उपासना करने वाले को कहते हैं उपासक, और उपास्य मतलब जिसकी उपासना की जाती है, आया कि नहीं? उसको कहते हैं उपास्य। आया कि नहीं आया? तो अब अर्थ देखना, ये तो सुधी मतलब अच्छी दिमाग वाला, और उपास्य मतलब उपासना करने योग्य, उपासना करने लायक। आया कि नहीं? अब इसका वो देखते हैं, सुधी भी ही उपास्य मतलब सुधियों के द्वारा जो उपास्य है, सुधियों के द्वारा जो उपास्य है, मतलब अच्छे दिमाग वाले बुद्धिमान लोगों के द्वारा जो उपास्य है उसको हम क्या कहेंगे? शुद्धि उपास्य। हाँ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाबू? शुद्धि उपास्य। कुछ लिखना नहीं है, बस केवल समझना है, लिखना लिखना कुछ नहीं। सुधि भी उपास्य, जैसे समास करते हैं, समास ही किया ना। अरे अनेक पद थे, उसका एक पद हो गया शुद्धि उपास्य। सुधि भी उपास्य दो पद थे, अनेक पदा नाम एक पद नाम समास। तो दो पद थे, उसका एक पद हो गया शुद्धि उपास्य, तो ये समास हो गया। तो सुधि भी उपास्य मतलब सुधियों के द्वारा, पंडितों के द्वारा जो उपास्य है, ठीक है ना। तो जो भी है, जो भी आप कहते हैं, जिसको कहते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? शुद्धि उपास्य। कोई समास हुआ? कौन सा समास हुआ बता सकते हैं? विचार करिए थोड़ा। शुद्धियों के द्वारा जो उपास्य है उसी को कहेंगे शुद्धि उपास्य। जो आज समझ में आए तो बहुरी। अरे कौन प्रधान हो रहा? अन्य पदार्थ कोई प्रधान नहीं ना हो रहा है। शुद्धियों के द्वारा उपास्य, मान लो शिव, हम लोग शुरुआत में ये पढ़ते हैं तो शुरुआत में शिव का नमस्कार वमस्कार करते हैं ना, तो है ना। तो शुद्धियों के द्वारा जो उपास्य है, शुद्धियों के द्वारा जो उपास्य है कौन? शिव। तो उसी को कहते हैं शुद्धि उपास्य। तो अन्य पदार्थ कहाँ लिया हमने? उपास्य को ही कह रहे हैं ना। कौन प्रधान हो रहा है? उपास्य ही प्रधान हो। उपास्य पदार्थ, उपास्य पद का अर्थ जो है वही प्रधान हो रहा है ना, शुद्धियों के द्वारा उपास्य। तो उत्तर पदार्थ प्रधान हुआ ना, तो कौन समास है? कौन सा? षष्ठी तत्पुरुष नहीं, तृतीय। आया कि नहीं आया? तृतीय तत्पुरुष समास है। बहुरी कहाँ है इसमें आया? अब लगे हैं सब अंड बंड बोलने। शुद्धियों के द्वारा जो उपास्य है कि नहीं है? शुद्धियों के द्वारा उपास्य जो भी है उसको क्या कहेंगे? शुद्धि उपास्य। तो उपास्य ही है ना, जो भी कहेंगे वो शिव जो है वो इसी पदार्थ, इसी पद का उपास्य है। अरे उसकी उपासना करते हैं, कौन करते हैं? शुद्धि लोग करते हैं, है ना। शुद्धि उपास्य शिव। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए हटा दे इसको। ये शुद्धि भी उपास्य, इतना लिख लीजिए, शुद्धि भी उपास्य। और याद रहेगा ना, शुद्धि भी उपास्य, शुद्धि उपास्य, शुद्धि भी उपास्य, शुद्धि उपास्य। ये ध है बाबू, आधा है, द भी आधा है, ये वजह से छोड़ेंगे। शुद्धि उपास्य ऐसे ही लिखिएगा, बिल्कुल एक अक्षर इधर उधर मत करना। कहाँ लिखे तुम? कहाँ लिखे हो? हैं? क्यों?
चलो अब लिखो फटाफट, एक दूसरे का पेन ले लेते हैं, छोटे बच्चों की तरह है बिल्कुल। और क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक? मौज करो, अगली बारी आप ही की है। शुद्धिभिः उपास्यः शुद्ध्युपास्यः, शुद्धियों के द्वारा जो उपास्य है उसी को कहते हैं शुद्ध्युपास्य। आगे 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 चलिए। अब स्थिति हमारे पास ये थी, ये तो विग्रह हम बोल दिए, उसका समास वाला रूप भी बोल दिए, लेकिन ये स्थिति थी शुद्धि उपास्य, ये बीज चला जाएगा इधर, ये चला शुद्धि उपास्य, ये स्थिति रहती है ना। ये स्थिति हमारे सामने आई, शुद्धि उपास्य, ये स्थिति आती। वो समास की प्रक्रिया जब पढ़ेंगे ना, आप लोग प्रक्रिया नहीं पढ़े, समास का वो हृदय समझ लिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं मालूम, किस प्रक्रिया से समास होता है, क्या होता है, लेकिन बस इतना जान लिए कौन समास क्या होता है, तो वो भी विस्तार से जब देखेंगे तब देखेंगे, अभी घबराइए मत। ये स्थिति आकर के आई, शुद्धि भी उपास्य स्थिति आई, शुद्धि उपास्य, तो शुद्धि उपास्य कैसे बन गया, क्या हो गया है बीच में, शुद्धि उपास्य बन जाता है। अरे गंगायाः जलम गंगा जलम, तो उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शुद्धि भी उपास्य, तो उसका रूप बन गया शुद्धि उपास्य। क्या हो गया, शुद्धि उपास्य हो, ऐसा बनना चाहिए ना, जैसे गंगा जलम वैसे शुद्धि उपास्य बनना चाहिए ना, ऐसे शुद्धि उपास्य हो ऐसा बनना चाहिए ना, तो लेकिन कुछ हो गया जिसके कारण शुद्धि उपास्य हो गया, तो क्या हो गया वही हम लोगों को देखना है। सूत्र आया इको यणचि, क्या आया इको यणचि, क्या कहा, इक के स्थान में यण होता है, अच के रहने पर संहिता होनी चाहिए, तो संहिता है ही, है ना, हमको तुरंत तुरंत बोलना है, वर्णों का अत्यंत सामीप्य है ही। तो यहाँ पर इक के स्थान में यण होता है, इक कौन है यहाँ पर, धी ध में ई है कि नहीं है कि नहीं, शुद्धि में क्या है स उ ध ई, ये ई कैसा है, ह्रस्व है कि दीर्घ, समझ में आया कि नहीं? अब देखो इक मतलब कौन होता है, ई उ री, और ई से कितने लेना, 18, उ से 18, री से 30, वही 30 री के। यदि अणुदित न लगता, अणुदित सूत्र न होता, एक बार विचार करिए, अणुदित सूत्र न होता तो इक से केवल किसका किसका बोध होता, ई उ री। अरे आदिरंजन तो तुम्हारा दद्दा बैठा था ना, वो थोड़ी चला गया अणुदित के साथ, कौन होगा, इक मतलब ई उ री, लेकिन केवल कौन आते, यही आते ना, ये चार ही तो समझे जाते हैं, ये रस्व है तो रस्व ही समझे जाते, यहाँ इस ईक को पकड़ा जाता क्या, ईक करके इसको पकड़ा जाता, दीर्घ वाले ई को नहीं पकड़ता, रस्व को ही पकड़ते, यहाँ नहीं लगता। लेकिन अणुदित जब आकर के कह दिया कि नहीं भाई अविधिमान अपने सवर्णियों का ग्रहण करेगा, तो ई करके जब 18 का ग्रहण हुआ तो दीर्घ वाले का भी ग्रहण हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज समझ पा रहे। अणुदित ना मतलब बहुत कुछ काम बिगड़ जाता है पंडित जी, है कि नहीं, ध्यान रखना। लेकिन वो उसे है तो इसी के बदले चल रहा है, आया कि नहीं आया, तो चलो इक कहने से तात्पर्य हो गया, इक में आया कि नहीं आया, अब आ गया, समझ करके रखिएगा। शशांक नहीं समझ में आया, क्या कह दिए एक के स्थान में जो ई है, ई अपने 18 का बोध, इक के स्थान में जो ई है, कहाँ से चालू कर रहे हो, कहाँ पर खत्म कर रहे हो वाक्य को, ऊपर वाला ये इक है, हाँ जो ई है वो 18 अपने 18 का, वो अपने 18 का क्यों बोध कराएगा, वो तो वहां दीर्घ लिखा है, वो क्यों अपना शब्द करेगा, तो थोड़ी पागल है तू मास्टर। ई उ री है ना, हाँ उसमें जो ई है वो अपने 18 का बोध कराएगा, कौन सूत्र के द्वारा, कौन सूत्र का, अणुदित सावरण। हाँ, तो वही तो हम कहे कि अणुदित यदि न होता तो इक से केवल आदिरंत्यन जो 4 को बता रहा है उसी को हम जान पाते, आया कि नहीं। अणुदित यदि नहीं लगता तो ई कभी 18 का बोध करा पाता, अणुदित सूत्र ही न होता तो कभी ई से 18 आ पाते, नहीं आते। तब तो ई का मतलब कौन, आदिरंत्यन केवल ई उ री 4 बता देता, वो कहते इसके 4 के स्थान में कुछ काम हो, इतने भटक जाते। यहाँ ई को एन लग पाता, नहीं लग पाता, क्योंकि ये रस्व ही नहीं ना, ये वाला ही नहीं ना है, दीर्घ। लेकिन जब अणुदित हमने माना, उसको पढ़ के आए, हम लोग सब जान चुके हैं कि भाई अविधिमान अण रहेगा तो सवर्णी का ग्रहण कराएगा, तो अभी ये अविधिमान अण है, ई उ री, तो ये सब अपने अपने सवर्णियों का बोध कराएंगे, तो अभी करके 66 लिए जाएंगे, 4 नहीं लिए जाएंगे। अणुदित के कारण ही तो 66 लिए जा रहे हैं, वरना तो 4 ही लिए जाते। आया कि नहीं, तो वहां यहाँ 66 में ये वाला ई आ गया कि नहीं आ गया, ये 18 में दीर्घ वाला ई पड़ा है, वही वाला ई है, आया कि नहीं।
इसके स्थान में क्या हो जाएगा? यण होगा। इक के स्थान में यण होता है। इक के स्थान में यण होता है। अच के रहने पर अच है कि नहीं है? उपास्य का ऊ अच है, उपास्य का ऊ अच है, तो अच के रहने पर क्या होता है? इक के स्थान में यण होता है। तो यण कौन होगा? तो हमारे कहना अभी मानिए, ये प्रश्न मत करिए कि अवरल चार है उसमें से यही क्यों? यह होगा। कौन होगा? जैसे दधि अत्र में कौन हुआ था? ई के स्थान में यह हुआ, दध्यत्र बना था। वैसे यहाँ पर भी ई के स्थान में क्या हो जाएगा? द आधा कर देंगे ना बाबू, आधा कर देंगे, ई को क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। यह बाबू ऐसे ही होगा, पूरा नहीं होगा, ध्यान देना है ना, क्योंकि आकार उच्चारण था। और अच के रहने पर अच है ही, ये स्थिति बन जाएगी। आया कि नहीं आया? सुधई उपास्य। क्या बन जाएगा? सुधई उपास्य। सुधई उपास्य, ये आ जाएगा। इक के स्थान में यण होता है, यण कर दिया अच के रहने पर। संहिता होनी चाहिए, तो हमने पहले कही थी संहिता है ही, है ना, संहिता यहाँ है, ऐसा मान करके ही चलिए, संहिता रहेगी। वर्णों का अत्यंत सामीप्य है ही यहाँ पर। आया कि नहीं आया? इसलिए क्या हो जाएगा? उधर कुछ तुम्हारे दद्दा नहीं डाल के गए हैं सोना मोहर, इधर देखो थोड़ा आ जाएगा दो अवसर, तो अच्छी बात है। ये सब भिजड़ो वाला काम मत करो। वो शब्द क्या वहाँ चल रहा है तुम्हारा, क्या अर्थ हो गया? घटाओ इसको, यहाँ सुधि उपास्य में घटाओ, घटाओ। ये कौन होता है? उसके सामने यण कौन हुआ? कौन अच के रहने पर? और संहिता क्या होती बताओ? हाँ, उसको कुछ दिखाई दे रहा? बताओ, घटाओ यहाँ पर। ये कौन हो गया यहाँ पर? ये कौन हुआ? ये स्थिति है, सुधि उपास्य। ये कौन हो गया? ई। हाँ, ये यण होगा। यण मतलब कौन होगा? यह होगा। और कब होता है? अच के रहने पर। अच कौन है यहाँ पर? ऊ, ऊ है ना, ऊ के रहने पर अच है, उसके रहने पर हो गए यण। सुधई उपास्य, ये स्थिति बन गई। संहिता है, इसे संहिता है ही, ठीक है ना, ऐसे मान करके चले तो क्या हो गया? सुधई उपास्य स्थिति बनी। आया कि नहीं आया? अब देखो, ये तो हमको करना था, ये सही किया, ठीक है ना, ये तो करना ही था, है ना, ये हमको अभिष्ट था, ये काम हमको करना था, शुद्ध ई को यह करना था अच के रहने पर, तो हमने कर दिया, सुधई उपास्य कर दिया, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा इधर, समस्या की ओर। समस्या क्या? कोई कहे आपने कहा ई को यण जी, इक के स्थान में यण होता है अच के रहने पर, ये कहा आपने, तो इक ये भी तो है। विचार करो, इक मतलब कौन कौन आते हैं? ई, ऊ, री, री, ये इक है कि नहीं है? उसके स्थान में यण हो, इसके स्थान में यण हो, आप कहेंगे अच होना चाहिए। अरे अच इधर पड़ा है, अच के रहने पर, अरे इधर रहे चाहे उधर रहे, अच के रहने पर इतना ही अर्थ है ना। अच का मतलब क्या है? अच के रहने पर, तो अच इधर रहे चाहे इधर रहे, क्या मतलब है? आप तो हमको पट्टी पढ़ा दिए कि भाई ये इक है, इसको यण हो गया अच के रहने पर, ये हम मान लिए, ये हमको करना भी है। लेकिन अब आएगा वो प्रश्न करने वाला आदमी, उसको भी सुन लिया जाए, वो कहेगा भैया आपके सूत्र का अर्थ में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी? आपने कहा इक के स्थान में यण होना चाहिए, स्थिति यही की यही रख लो, सुधि उपास्य। आया कि नहीं आया? इक के स्थान में यण होता है, इक करके ये पकड़ लेगा, इक है कि नहीं है? डंके की चोट पे आप कहेंगे है, इसके स्थान में यण होगा, कुछ होगा, ऊ के स्थान में मान लीजिए वह होता है कि नहीं है? यण कौन होता है? ऊ के स्थान में यण, यण में य वर ल में से वह होगा। थोड़ा ध्यान, थोड़ी देर रुक के ये भी क्लियर करेंगे इसको भी, लेकिन ये होगा वह, तो ये कर। और आप कहेंगे अच कहाँ है? अच रहना चाहिए, तो अच इधर रहा, पहले रहा, पूर्व में अच रहा, इसमें तो आप पर में अच है मान करके चले, लेकिन पूर्व में अच होगा तब भी अच के रहना चाहिए, तो अच इधर रह जाए उधर रहे। अब बताओ, ये चलो छोड़ दो, इस ऊ को भी, ये सुधि का स में जो ऊ है वो इक नहीं है क्या? सुधि में स में जो ऊ है वो इक है कि नहीं है? ऊ इक में आता ही है, उसको यण हो। आप कहेंगे अच कहाँ है? इधर स है, इधर ध है, कहाँ है? अच है, तो ये अच नहीं है, ई। और पूरे में कहीं पर भी अच रहे
आपने तो इतना ही कहा ना, अच को रहना चाहिए, अच को रहना चाहिए। तो अच है ही, इधर है, यहाँ है, कितने सारे अच है, एक दो नहीं बहुत सारे अच है हमारे पास। किसी को करिए, नहीं समझ में आया? आपने तो केवल क्या किया, ध की ई में कराया हमको, और अच है ऐसे दिखा करके ई को यह करके सुधे ऊपर से ये बनेगा, आप आगे जा रहे थे। लेकिन हम नहीं जाने देंगे आपको आगे, रोकेगा ना प्रश्न करने वाला, क्योंकि ई को अणची तो इतना ही कह रहा है, ई के स्थान में यण हो, कब? अच के रहने पर। तो अच चाहे पर में रहे चाहे पूर्व में रहे, अच व्यवहित रहे चाहे अव्यवहित रहे। इधर अच आपको अव्यवहित मिल रहा है, इधर आपको जो अच मिला, ये अच कैसा मिला? अव्यवहित पर में मिला, मिला कि नहीं मिला? व्यवहित रहे तब भी हो जाएगा, अच का होना चाहिए। आपने तो कुछ कहा नहीं है, आपने कहा अच के रहने पर, इतना ही कहे थे कि नहीं कहे थे? तो समस्या क्या आ रही है देखिए हमारे सामने, आप क्लियर करिए इसको। ये तो हमको अभिष्ट था, ई को यण करना था अच के रहने पर, तो वो तो हमने किया। लेकिन समस्या हमारे सामने क्या है, इसको भी होने लगेगा, ये ऊ को भी होने लगेगा, ठीक है, उसके स्थान में यण होने लगेगा। अच के रहने पर अच, इधर देखो इधर देखो, ये भी अच नहीं है, प के बाद आ है, वो भी तो अच है। किसी भी अच को मान करके इस ऊ को करो, वह समस्या है कि नहीं? ये स के ऊ को भी वह कुछ प्राप्त है, ये भी चूंकि ई में आता है, बहुत सारों को प्राप्त है। आप तो केवल एक में करा करके हमको कह रहे हैं, ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा? आपका इक्वालिटी तो सबको करने की, जोकने के लिए कह रहा है, नहीं कर रहा। ये समस्या है हमारे सामने, क्लियर हुई समस्या? क्या प्रश्न हुआ चुटू बताओ? जो बाकी में जैसे सामने ऊ है वो भी अच है। अच है, अच है तो अच्छी बात है, अच है उससे क्या हो जाएगा, इक्वालिटी नहीं लगेगा, वो है इक है, इक होगा तभी उसके स्थान में अण होगा, वो अच होगा। वो अच में आ रहा है तो उसके स्थान में अण होगा, नहीं, इक होगा तो उसके स्थान में अण होगा। तो सुधी का सु का ऊ है, वो क्या है, इक है, उसको यण होने लगेगा, जबकि हमको करना नहीं है, हमको केवल इसी को करना है ना? अच के रहने पर हमको केवल इसी को यण करना है, ये स्थिति है। लेकिन इक्वालिटी का जैसा अर्थ हुआ है हमारे सामने, वैसे क्या आ रहा है, ये सु के ऊ को भी क्या होने लगेगा, यण होने लगेगा। अच रहने पर तो अच यहाँ पर है, भले ध का व्यवधान आ गया, क्या मतलब है, ई तो है ही यहाँ पर, अच के रहने पर अच मिल गया हमको। समस्या समझ में आएंगे? और क्या आपत्ति है चंदन? ये तो उसने बताया सु के ऊ को यण होने लगेगा, और कोई आपत्ति हो तो बोलो। और उपास्य के ऊ का भी यण होने उसको भी यण होने लगेगा, इक के स्थान में यण हो करके इसको यण हो। अच का है तो अच इधर रहा, पूर्व में रहा, अच रहना चाहिए, इधर रहे उधर रहे, व्यवहित रहे अव्यवहित रहे। आपने तो कुछ व्यवस्था दी नहीं, आया ना प्रश्न समझ में? सबसे बड़ी समस्या है ये। क्या बोलो, पूछना चाह रहे हो कुछ? हाँ गुरुजी, ये संहितायाम विषय तो अच का वहाँ सामीप्य होना चाहिए ना? संहिता होनी चाहिए, संहिता है, ये सब साथ में ही बोलना है हमको। शुद्धि उपास्य, शुद्धि उपास्य, हम साथ में ही बोलना है हमको। संहिता चाहिए हमको, वर्णों का अत्यंत सामीप्य चाहिए, वैसे ही बोलने वाले। ये धी ई और ऊ को सामीप्य में नहीं बोलेंगे, शुद्धि उपास्य, हम वर्णों का अत्यंत सामीप्य ई और ऊ का नहीं है। तो ये ऊ जो है उसको यण क्यों ना हो? क्यों आप केवल ई को ही पकड़े हुए हैं? अरे ये ऊ जो है उसको नहीं होगा, अब तुमको सामीप्य चाहिए, ई के साथ सामीप्य भी है, चलो ये भी मिलेगा इधर। आगे सामीप्य नहीं हो रहा है, आगे पीछे ऐसा कहाँ है? सु के ऊ में सामीप्य नहीं हो, बीच उसमें ध का व्यवधान आ रहा है। हमने कितनी समस्याएं बताई, सु के ऊ के में प्राप्त है, ध के ई में प्राप्त है, और ऊ के व में ऊ को उपास्य के ऊ में प्राप्त है। हमको करना केवल इसी को है, इसके अलावा नहीं करना है। लेकिन आपका सूत्र पहुंच जा रहा है, सूत्र कह रहा है के स्थान में यण हो, अच रहते, तो ये इसको नहीं होगा। ये समस्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सामीप्य नहीं है, संहिता है ही ना बाबू, इधर भी देखो तो संहिता है, संहिता नहीं है। स उ ध की संहिता, उ ध की संहिता नहीं है क्या? तो फिर वर्णों का सामीप्य तो है ही ना, क्या करोगे? संहिता से कुछ यहाँ नहीं ना होने वाला है।
हम सुधी आज बोले, सु आज बोले, धी कल बोलते तो तुम कहते संहिता नहीं बने, आप नहीं कर सकते। ऐसा होता तुम कहते, हमको तो अभी बोलना है सब कुछ, तो फिर है ना? नहीं समझ में आया? आज प्रश्न समझ में आया? करना था हमको ध के ई में यार, लेकिन अब हो रहा है आपको ई को चिसु के मुंह में लग रहा है, ऊपर से के मुंह में भी लग जा रहा है। ये समस्या आ रही ना? दधी अत्र में तो क्या आराम था हमको, दधी अत्र में प्रश्न नहीं उठा सकते थे, क्योंकि दधी अत्र में ही कितने थे? कितने थे दधी अत्र में? एक ही था दधी में ही, इसके अलावा कोई एक नहीं ना था। दधी अत्र एक ही था, वहां तो कुछ था नहीं, वो एक कोयण कर दी अच के रहने पर, उधर ये अच मिल भी रहा था, लेकिन इधर तो इसलिए वहां तो मिटा दिया हमने, भक्त से मिटा दिया हमने, कहीं इसमें झंझट पैदा कर नहीं सकते। झंझट पैदा हो वैसे सब ढूंढे ना, तभी तो समझ में आएगा कि क्या क्या समस्या। तो ये वाला ले आए जिसमें 2-3 ईंट पड़े हुए थे, आज तो खैर मिल ही जाएंगे, आगे पीछे व्यवहित अव्यवहित कहीं तो मिल जाएगा ना। तो फिर ये सब वाला ये वाला स्थल ढूंढ के रखा, बहुत सोच विचार पूर्वक लिखा है। दधी अत्र नहीं जान रहे थे क्या? सब जान रहे, लेकिन जिसमें झंझट पैदा हो वहीं दिया है, ताकि समस्या समझ में आए इको एनर्जी में क्या समस्या है। समझ में आया कि नहीं आया? इको एनर्जी में ये समस्या है, अब इसका समाधान। ये क्या हो गया बाबू? ये अभी क्या हो गया? ये जो अव्यवस्था हो गई, क्या हो गई? अव्यवस्था। हमको करना था इको, और इधर उको होने लगा, इसको भी होने लगा, ये सब क्या हो गया? अव्यवस्था हो गई। तो अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा, एक परिभाषा सूत्र आएगा। क्या आएगा? परिभाषा सूत्र आएगा। परिभाषा सूत्र आता है ना, 6 प्रकार के सूत्र में परिभाषा सूत्र होता है ना। परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं आज जान लो। परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं? अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा। क्या? इधर नहीं क्लियर कर देना तुमको। अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा। अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा। अव्यवस्थायाम मतलब अव्यवस्था के होने पर, व्यवस्थाकारिणी व्यवस्था करने वाली जो होती है उसको क्या कहते हैं? परिभाषा। तो एक परिभाषा आएगी यहाँ। कौन परिभाषा आएगी? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। यस, क्या है? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। उसने कहा भैया इको एनर्जी घबराओ मत, हम बैठे, हम व्यवस्था बनाएंगे तुम्हारे यहाँ, सब देख लेंगे हम, तुम शादी करो है ना, शादी ध्यान दो, हम सब संभाल लेंगे, खाना पीना सब हम देख लेंगे, है कि नहीं? इन सब उल्टे सुल्टे लोगों को तो हम निपटा देंगे। ये परिभाषा सूत्र है ना भाई, आएगा, मदद करेगा इसको, इको एनर्जी को, बेचारे का नहीं काम हो पा रहा है, वो तो बेचारा अपना जितना सामर्थ्य हो कह दिया, इको स्थान यण से अच के रहने पर संहिता है विषय, उतना उसने कह दिया। अब हो रही अव्यवस्था, बेचारा गड़बड़ा जा रहा है, तो उसको सहाय करने के लिए परिभाषा सूत्र महर्षि पाणिनि ने बहुत सारे बनाए हैं। उसमें से एक परिभाषा सूत्र जो अग्रिम ही है इसके बाद में, क्या है आप लोग उच्चारण करेंगे? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। 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 अब ध्यान से आगे का उच्चारण करेंगे और भी बुलवा दे रहे। सप्तमी निर्देशेन, सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं, विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य, वर्णान्तरेण व्यवहितस्य, वर्णान्तरेण व्यवहितस्य, वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य, पूर्वस्य बोध्यं, बोध्यं। क्या हो गया? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं। क्लियर? क्या बोले छोटू? बोलो, सप्तमी सूत्र बोल करके बोलो। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे, तस्मिन् नीति, नी दीर्घ है, तस्मिन् नीति, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, पूर्वस्य, पू दीर्घ है ना, पूर्वस्य हाँ, सप्तमी निर्देशे निर्देशेने निर्देश निर्देश सप्तमी निर्देशेन निर्देशेन निर्देशेन
निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। तुम बोलो। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे नी दीर्घ है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। बहुत सुंदर, बोलो आप। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशन निर्देशन और निर्देशन नहीं, निर्देशेन सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य अलग ही जाएगा, पता ही था। चलो तुम बोलो। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। बाबू इसका अशुद्ध है, ठीक करा। व्यवहितस्य नहीं, अशुद्ध है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। ठीक है ना। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। सीधा अर्थ देखें बाबू, इसमें व्यवस्था देखे। ये परिभाषा सूत्र है। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र के लिए लिख लो अव्यवस्थायाम। अब फिर भूलना नहीं कभी इसको, जहां पर भी परिभाषा सूत्र आएगा यही घटे। अव्यवस्थायाम व्यवस्था कारिणी परिभाषा। अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा। इसको लोग अनियमे नियमकारिणी परिभाषा ऐसे भी बोलते हैं। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। नियम शब्द का अर्थ होता है व्यवस्था, तो अनियमे मतलब अव्यवस्थायाम, नियमकारिणी मतलब व्यवस्थाकारिणी परिभाषा। जैसे भी बोलो, आया कि नहीं, कोई अलग चीज नहीं है। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा बोलो, चाहे अव्यवस्थायाम व्यवस्थाकारिणी परिभाषा। लेकिन इसमें क्या है, अर्थ साफ साफ समझना चाहिए कि अव्यवस्था के होने पर व्यवस्थाकरण करने वाली जो होती है उसको कहते हैं परिभाषा। यहाँ इको यूनिटी में अव्यवस्था हुई कि नहीं हुई? तो अव्यवस्था क्या हुई? इको यण करने चलना था हमको अच के रहने पर, लेकिन होने ये लगा सु के उ को भी होने लगा और ऊपर से के उ को भी हो रहा। आया कि नहीं आया? तो ये सब अव्यवस्था जब होती है तो वहां पर व्यवस्था करने के लिए परिभाषा सूत्र आता है, जो कि फिलहाल आया है तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। ये भी जान लिया है आप लोगों ने परिभाषा सूत्र का प्रकार भी। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। अब देखिए उसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो वरदराजाचार्य अर्थ लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। ध्यान से लगाइएगा, ठीक है ना। देखो अभी खटाक से व्यवस्था कर देगा, एक ही सेकंड लगे उसको, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। ऐसी व्यवस्था देगा कि कभी इधर उधर नहीं भगेगा। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम। सप्तमी का निर्देश करके किया जाने वाला, विधीयमानं मतलब किया जाने वाला कार्य। यहाँ इको एंटी से यण कार्य कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? यण कार्य, यण का विधान कर रहे हैं ना। विधीयमान कार्य क्या है? यण कार्य, यण का आदेश करना है हमको। वो सप्तमी निर्देश करके किया जा रहा है ना।
सप्तमी निर्देश किया गया इको यण अचि। अचि। सप्तमी निर्देश किया है कि नहीं किया है? तो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, सप्तमी का निर्देश क्या किया? अचि। उसके द्वारा विधीयमानं कार्यम यण कार्यम, वो वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ये कह रहा है। अब इसको थोड़ा समझेंगे। वर्णांतरेण मतलब अन्य वर्ण के व्यवधान रहित पूर्व को होता है, पूर्वस्य बोध्यम, पूर्व को होता है। वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, घबराइए मत, ठीक है ना? अभी घटाएंगे समझ में आएगा। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, यहाँ देखिए ऊ है, ये अच में आया, अचि का वहां सप्तमी से निर्देश हुआ था। सप्तमी निर्देशेन विधीयमान जो कार्य है यण कार्य, वो किसको होगा? वो किसको होगा? तो वर्णांतरेण अव्यवहित पूर्वस्य, मतलब वर्णांतरेण मतलब अन्य वर्ण के व्यवधान नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और किसको होगा? व्यवधान नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? पूर्व से, उसके पूर्व को ही होगा। किसको होगा? उसके पूर्व को ही होगा। जो भी कार्य आप करेंगे वो कार्य किसको होगा? पूर्वस्य बोध्यम, पूर्व को समझना चाहिए, पूर्व को होना चाहिए। और साथ ही साथ कैसे पूर्व को? अव्यवहित पूर्व से, मतलब व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में किसी का। आया कि नहीं आया? अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, अव्यवहित पूर्व को होना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ इस अच को लेकर के यहाँ जो कार्य होगा वो किसको किया जाए? वो विधिमान कार्य यण कार्य किसको किया जाए? तो अव्यवहित पूर्व को ही होगा। अव्यवहित पूर्व में कौन है? यही है, इसी को होगा, तो इसी को होगा, इसी को ही यण होगा। आया कि नहीं? हाँ बोलिए। अरे उधर से जाइए, पीछे भी कमरे हैं, वहां से रूम में होकर के जाइए। रूम से? हाँ वहां रूम में होकर के जाइए। पढ़ा रहे समझ देख नहीं रहे, है कि नहीं? चलिए अभी को दूसरा ये बहुत गुस्सा आता है जब हम पढ़ा रहे तब बीच में आकर घुस कर रहे। सुनिए, आया कि नहीं आया? तो क्या अर्थ हो गया? मोटे मोटे से अर्थ केवल लीजिए। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, सप्तमी निर्देशेन अचि, सप्तमी निर्देशेन विधीयमान कार्य जो भी जिसको भी करेंगे वो वर्णांतरेण अव्यवहित पूर्व को होगा। आया कि नहीं आया? अब देखो इस ऊ को आप क्या कर रहे थे? वह करना चाह रहे थे, अव्यवस्था यही हो रही थी ना। किसको किस अच रहना चाहिए तो अच करके आपने रहना चाहिए करके इस अच को पकड़ लिया था। अच रह रहा है तो इस ईक को यण होना चाहिए, सब कह रहे थे ना। अब देखिए अब आप अच करके किसको? इसी को पकड़ रहे हैं ना। तो सप्तमी निर्देशेन विधीयमान कार्य वर्णांतरेण अव्यवहित पूर्व को ही होगा। अव्यवहित पूर्व में ईक है? इसके ईक के अव्यवहित पूर्व में तो है, पूर्व में तो आ रहा है, लेकिन अव्यवहित पूर्व में आ रहा है। धक्का व्यवधान हो रहा है बाबू, धक्का व्यवधान हो रहा है। नहीं ना, अव्यवहित नहीं मिल रहा है वो, इसलिए इसको नहीं होगा। तो पहले इसको फट करो, हटाओ इसको। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम पूर्वस्य बोध्यम, पूर्व को होना चाहिए। आप अच करके सप्तमी निर्देश अच ही है, उसके द्वारा जिसको पकड़ना आप पकड़ लीजिए पूरे उसमें। आप किसको अच से पकड़ना चाह रहे? इसको पकड़ना चाह रहे थे, पकड़ लो। इसके पूर्व को काम होगा, तो पूर्व में तो है, लेकिन कैसे पूर्व? अव्यवहितस्य पूर्व से, अव्यवहित पूर्व को काम होगा। तो ये ऊ जो है इनमें आता है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? अव्यवहित पूर्व में होना चाहिए। पूर्व में है लेकिन अव्यवहित पूर्व में धक्का व्यवधान आ रहा है। वर्णांतर का मतलब अन्य वर्ण का व्यवधान बैठा हुआ है, धक्का व्यवधान बैठा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये अच और ईक के बीच में किसी का व्यवधान, धक्का व्यवधान बैठा पड़ा है। आया कि नहीं आया? इसलिए ऊ को नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसलिए ऊ को नहीं होगा। दूसरी क्या आपकी अव्यवस्था हो रही थी? इस ऊ को कर रहे थे, अच किसको मान रहे थे? इस अच को मान रहे थे। अच के रहने पर अच है तो ईक को यण हो करके इस ऊ को वह करने चले थे ना, आपत्ति देने के लिए इसको कर रहे थे। अब देखो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम, सप्तमी निर्देश अचि, उस अचि से यहाँ किसको लिया? से आपने इसी को लिया है, इसी को लिए थे ना। तो वो अब किसको काम होगा? अव्यवहित पूर्व को काम होगा। अब इसके अव्यवहित पूर्व में है, अव्यवहित तो है बीच में किसी वर्ण का, लेकिन पूर्व में है, पूर्व में नहीं। अव्यवहित पूर्व को ही काम होगा, अव्यवहित पूर्व को ही काम होगा। अच करके आप जिसको पकड़ना चाहे पकड़ लीजिए, उसके अव्यवहित पूर्व में यदि ईक मिलेगा तभी ऑन हो पाएगा। यहाँ ईक मिल रहा है, इधर ईक मिल रहा है और अव्यवहित भी मिल रहा है, ये भी बात है।
बाबू ध्यान देना, अव्यवहित इक भी मिल रहा है अच से अव्यवहित में, क्योंकि बीच में किसी के दूसरे वर्णांतर का व्यवधान नहीं ना, अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं ना, तो अव्यवहित अच भी इक भी मिल रहा है, लेकिन पूर्व में होना चाहिए तो उत्तर में। आया कि ना? ये व्यवस्था बना दीजिए। तो इसने कहा कि भाई सप्तमी निर्देशेन विद्यमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्, अव्यवहित पूर्व को काम होगा। आया कि नहीं आया? अब देखो जहां हमको लगाना था वहां लग रहा है कि नहीं? तो देखो ये इधर लगाना था, ई को करना था, यह इस अच को मान के कर रहे थे, तो देख लो सप्तमी निर्देशेन विद्यमानं कार्यं, सप्तमी निर्देश हुआ अचि, उसके द्वारा निर्देश न सप्तमी निर्देशेन विद्यमान कार्य यण कार्य करना है, तो अचि से किसको पकड़े? इसको पकड़े, ऊपर पकड़े, ठीक है ना? उसको अब ये अच है तो अब इसके अव्यवहित पूर्व को काम होगा। इसके अव्यवहित पूर्व में है कि नहीं है? यही अव्यवहित भी है और पूर्व में भी है। अव्यवहित पूर्व में एक मिल गया, इसी एक को यण होगा, इसी एक को गण होगा, इसको यण हो जाएगा तो सुधई उपास्य है बन जाएगा। अब ये सु के ऊ को होगा? नहीं होगा। उपास्य के ऊ को होगा? नहीं होगा। क्यों भाई? इसी अच को मान करके इस ऊ को वह कर दो, क्यों नहीं होगा? चुप, वहां घंटा बजाने से कुछ नहीं आने वाला, यदि इधर नहीं समझे तो इस ऊ को अव्यवहित है ही, अरे इसको इक मानो, यह अच है, इसको मान करके इस इक को यण होगा कि नहीं होगा? पहले आके ना उत्तर दो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्व में नहीं है, पूर्व में नहीं है, अच से पूर्व में होना चाहिए। आया कि नहीं? अव्यवहित गलती नहीं, अव्यवहित तो है ही, लेकिन पूर्व में नहीं है। इसको होगा कि नहीं होगा? शशांक तुम बताओ, क्यों नहीं होगा? पूर्व में तो है, पूर्व में होना चाहिए। अभी कह रहे थे व्यवधान आया ना उसके बीच। किसका व्यवधान है? धा का व्यवधान, वर्णांतर का, अन्य वर्ण का किसी का व्यवधान आ गया। आया कि नहीं आया? तो अच से अव्यवहित पूर्व में यदि इक रहेगा तभी यण होगा। ये व्यवस्था दी किसने दी? व्यवस्था करा दी, अव्यवस्थायाम व्यवस्था कारण, यही परिभाषा सूत्र। आया कि नहीं आया? तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, क्या अर्थ हो गया तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य का? सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। अब कभी दिक्कत नहीं ना होगी? नहीं। इको यण जी का अर्थ अब क्या होगा? अच के अव्यवहित पूर्व में जो इक होगा उसी को यण होगा। अच से अव्यवहित पूर्व में इक होगा उसी को यण होगा, यही हुआ ना? यही अर्थ है ना? निष्कर्ष अर्थ क्या है? अव्यवहित पूर्व में जो इक होगा उसी को यण होगा। ये इक को यण नहीं हो सकता, इक तो है लेकिन उसको यण नहीं हो सकता, क्योंकि वो अच से अव्यवहित पूर्व में नहीं है। पूर्व में है लेकिन अव्यवहित पूर्व में नहीं, ध का व्यवधान आ रहा है। ये इक है कि नहीं है? लेकिन इसको यण नहीं हो सकता क्योंकि ये अच से अव्यवहित पूर्व में नहीं है। अव्यवहित तो है लेकिन पूर्व में नहीं है, दोनों चाहिए। अच से अव्यवहित पूर्व में जो इक होगा उसी को होगा। तो इसको देखो, इस इक को हो जाएगा, इसको यण हो जाएगा, इसी को यह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अच से अव्यवहित पूर्व में इक मिल रहा है। आया कि नहीं आया? ये अच से आया। हो क्या रहा था? इको यण जी में अची सप्तमी थी, अर्थ क्या हो रहा था? अच के रहने पर तो काम बिगड़ रहा था, अच इधर रहे उधर रहे, व्यवहित रहे अव्यवहित रहे, सब जगह काम हो रहा था, इको यण होने लगा था। ले अव्यवस्था और उसी को व्यवस्था करने, वहीं पर व्यवस्था करने के लिए परिभाषा सूत्र आया। उसने कहा कि सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम्। अब और किसी को नहीं होगा। अच से अव्यवहित पूर्व में जो इक होगा उसी को यण होगा। आया कि नहीं आया? अब इसका थोड़ा और सरल रूप से करना हो तो मतलब इक से पर में जो अच होगा उसी को यण हो, तभी इक को यण हो पाएगा। पर में अच रहना चाहिए। अरे अच से अव्यवहित पूर्व में इक होना चाहिए, तो इक से अव्यवहित पर में अच रहना चाहिए। उसी का निष्कर्ष निकला ना? अर्थ तो अंत तो गत्वा यही है ना? अच से अव्यवहित पूर्व में इक हो, अच से अव्यवहित पूर्व में इक हो तो यण होता है ना? तो इसका मतलब क्या है? इक से अव्यवहित पर में अच होना चाहिए। तो अच, अब हम लोग अर्थ क्या करते हैं? अच के परे रहते इक को यण होता है। अची का अर्थ क्या कर लेते हैं? अच के परे रहते इक को यण होता है, ऐसा अर्थ कर लेते हैं, है ना? लेकिन वो निष्कर्ष के रूप में आया हुआ अर्थ है। यदि तस्मिन् नीति लगे और वो व्यवस्था देने आए तो वो तो क्या अर्थ करेगा? अच से अव्यवहित पूर्व में इक हो तो उसको यण होता है, यही कहेगा ना? लेकिन जब अच से अव्यवहित पूर्व में इक होना चाहिए, इसका मतलब इक से अव्यवहित पर में अच होना चाहिए,
इधर वाला पूर्व, उधर वाला पर, तो इक पूर्व में होना चाहिए, मतलब अच पर में होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते थे यार, इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, जल्दी घटाने के लिए। इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहना चाहिए, लेकिन ध्यान देना अव्यवहित पर में होना चाहिए। ये नहीं बोलते, ये गलती है, ये बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, अच परे रहते, लेकिन ध्यान देना चाहिए अव्यवहित कहेगा, वरना इसको फिर होने लगेगा। केवल कहेंगे अच परे रहते, इक को यण होता है, तो अच परे रहते इक को यण होना चाहिए। जब कहेंगे अव्यवहित पर में होना चाहिए, तो फिर ध का व्यवधान आया कि नहीं आया? तो इको एनर्जी का अर्थ हम क्या कर रहे हैं, इक के स्थान में यण होता है, अच के परे रहते पर संहितायाम विषय। अब बोलेंगे अच के परे रहते, अब बोलेंगे अच के परे रहते। इसलिए मैंने पहले निकलवाया कि पहले से कुछ मत जोड़ो तोड़ो, है कि नहीं, जैसा अर्थ हो रहा था सूत्र का वैसे ही बोलो अच के रहने पर। लेकिन जब परिभाषा सूत्र लग गया, उसने मदद की, तब जाके ये निकला कि इक के स्थान में यण होता है, अच के परे रहने पर। अच यदि पर में रहे, बाद में रहे, तब होता है। आया कि नहीं आया? अरे अच से पूर्व में इक रहे कहो, चाहे इक से पर में अच रहे, दोनों एक ही बात है ना, यही है, ठीक है ना। इक के स्थान में यण होता है, अच के परे रहने पर। ये अच ही अब सप्तमी आई तो उसको परे, पर सप्तमी हम लोग बोल देते, वरना पर सप्तमी कोई होती नहीं है। आया कि नहीं आया? पर अर्थ में कोई सप्तमी होती नहीं है, तो ये मदद किया है, तब जाके निकला तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वज, तो हम लोग बोल देते हैं पर सप्तमी, वरना पर सप्तमी नाम की कोई सप्तमी है नहीं कि जिससे पर अर्थ मिल जाए, है कि नहीं है? सप्तमी से तो क्या आएगा, अच के रहने पर, अच्छी मतलब अच के रहने पर। लेकिन परिभाषा सूत्र ने व्यवस्था दी, तो अर्थ हो गया इक के स्थान में यण होता है, अच के रहने पर, परे रहने पर, अच के परे रहते हैं। आया कि नहीं आया? चलिए, तो क्या हो गया, अब यहाँ पर सुधी में इक को यण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच परे है भी। अब देखो घटाने में आंजस्य होता है, इसलिए, वरना हम यदि ऐसे बोले अच से अव्यवहित पूर्व में जो इक होता है उसको यण होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अच से अव्यवहित पूर्व में जो इक है उसको यण होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे बोल इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, लेकिन अच परे अव्यवहित होना चाहिए, ये ध्यान देना है ना। न भी बोले तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इक को यण होता है, अच परे रहते, तो अच पर में है तो इक को यण हो गया, यण हो गया तो क्या हो गया, यो हो गया, तो सुलह उपास्य स्थिति बन गई, ये बन गया। आया कि नहीं यण होने पर? अब दधि अत्र में भी घटा लो, दधि अत्र में भी इक कौन हो गया, दधि का ई, दधि का ई, इक हुआ कि नहीं हुआ? उससे पर में अच है कि नहीं है? कौन है? अत्र का अ, अत्र नहीं है, अत्र का अ, वही अच है। आया कि नहीं? अत्र पूरा थोड़ी ना अच में आता है, अत्र का अ, तो वो अच के परे रहते, दधि की इक को यण हो गया, क्या हो गया, दध्यत्र बन गया। आया कि नहीं आया? उसी तरह यहाँ सुधी उपास्य है स्थिति थी, यहाँ पर क्या हो गया, इक को यण हो गया, अच के परे रहने पर, अच परे है इसलिए इक को यण हो गया। आ गया? क्लियर? अब ये सु के उ को कोई कहेगा कि क्यों नहीं होगा, इक को यण हो, अच पर में है ही, तो क्या कहेंगे, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य ने कहा है कि भाई अव्यवहित पूर्व को करना, सप्तमी निर्देशेन विद्यमानं कार्यं मरणांतरेण अव्यवहित पूर्वस्य बोध्यम। आया कि नहीं? अव्यवहित पूर्व में होना चाहिए, यहाँ का व्यवधान इसलिए नहीं होगा। आया कि नहीं आया? इधर इस उ को क्यों नहीं होगा, क्योंकि पूर्व में नहीं है, पर में है। आया कि नहीं? ये सब बातें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये परिभाषा सूत्र आप लोगों ने पढ़ लिया, कौन सा, तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इसी के साथ अब कोई समस्या हो बोलो, इको एनर्जी में व्यवहित के विषय में थोड़ा व्यवहित मतलब व्यवधान वाला, जो किसी का व्यवधान आता हो, जैसे ये ई से ये उ अव्यवहित है, नहीं है, उ व्यवहित अव्यवहित है कि व्यवहित है? व्यवहित है, व्यवहित है मतलब व्यवधान वाला। किसका व्यवधान है? तो ध के व्यवधान वाला, व्यवधान वाला उसको व्यवहित कहेंगे, जो व्यवधान वाला नहीं उसको अव्यवहित कहेंगे। आया कि नहीं? इसमें कोई व्यवधान हो अव्यवहित कहेंगे। आया कि नहीं? यही बात है। कोई भी ऐसे शब्द नहीं आते हैं तो पूछ लिया करो, ठीक है ना, और बाद में आके लिख लिया करो, कल पूछ लिया करो, ठीक हो गया? तो आपका ये चीज क्लियर हो गई ना, इक के स्थान में यण होता है, अच के परे रहने पर संहितायाम विषय है, संहिता तो होनी ही चाहिए, वो तो पहले ही आया। इसी के साथ इस पाठ को विराम देते हैं, कल इसमें थोड़ा बहुत और विचार करेंगे, और हम करेंगे तो बहुत बड़ा, ठीक है ना। चलिए रख दिया रे। वंदे गुरु परंपरा येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य वैश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये